So this is CA Final SFM Challenger Series Class 7. CA Final SFM Challenger Series Class 7, and topic is portfolio management. We are connected on the Telegram channel of SSCI. It has been made both way for the purpose of this class. So you may start writing something on the Telegram channel so that I can know मेरा audio video ठीक आ रहा है ना. Yes please. Telegram पे confirm कीजिएगा मेरा audio video fine है ना. I think the Telegram channel has been made both ways, and you can type messages. Please type. CA Final SFM Challenger Series class number 7. जो class number 6 था, the class number 6 that was on class number 6 was on portfolio management, and class number 7 is also on portfolio management. Or class 1 to 5 was on foreign exchange. So there are total 7 classes now on Challenger Series. Just one second. Just one second. Give me 1 minute. Okay, yes, I can now see your messages. Perfect. Yes, I can see your messages. Prerna, Ramesh, Jatin. Okay, yes, I can see your messages. So I think we can now start the class. Give me just 1 minute. Yeah. Perfect. Okay. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर का, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट आया था. ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट. तो ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट मैंने क्लास नंबर 6 में करवाया था. ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू. ओके, क्लास नंबर 6 में वी हैड डन द ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट. जस्ट 1 मिनट. आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू. दिस इज क्लास नंबर 6 का हैंड आउट, which is already there on YouTube. So class number 6 में we had done a sum on auto correlations test. Yeah, this was the sum. देखिए, problem number 7 ये already class number 6 के handout में है. Class number 6 Challenger Series, it is there in the handout, and we had done the sum जहाँ पे जनवरी 2000 और जनवरी 2001 का प्राइसेस दिया हुआ है, और अपने को टेस्ट करना है वीक फॉर्म एफिशिएंसी यूजिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट. ठीक है, तो मैं इसको वापस से समझाने में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज दिस वी हैड ऑलरेडी डन. जिसका भी छोटा है वो वाला क्लास देख सकता है, क्लास नंबर 6. ठीक है, तो जैसे लकीली ये करवाए थे और एग्ज़ाम में आ गया, वैसे क्या पता आज जो करवाएंगे वो एग्ज़ाम में आ जाएगा. वैसे क्या पता आज जो करवाएंगे एग्ज़ाम में आ जाएगा. तो इस आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज का जो हैंडआउट है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, और इस क्लास के यूट्यूब लिंक के साथ अटैच्ड होगा. क्लास नंबर 7 चैलेंजर सीरीज़. ओके, तो आज का हैंडआउट ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है और अटैच होगा. ठीक है, ओके. नेहल पूछ रही है, सर विल द चैलेंजर सीरीज़ एंड दीज न्यू टाइप्स कवर ऑल द अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स कुछ नहीं हुए हैं नेहल, ये कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुआ कि सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये वाला इंक्लूड किया गया है. सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला ऑटो कोरिलेशन टेस्ट इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो यानी ये आउटसाइड द अमेंडमेंट कर रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस कर रहे हैं अपने. लेट मी कम्युनिकेट, ये आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है जो हो रहा है. सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया है. ठीक है ना, तो आप गलत कर रहे हैं जो अमेंडमेंट बोल रहे हैं. अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ एसएफएम में. जो स्टडी मैट नया रिलीज़ हुआ उसके अंदर जो पास्ट पेपर्स ओल्ड सिलेबस में थे उनका क्वेश्चंस डाला गया, वो ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ है. और मनी मार्केट केवल एक टॉपिक जो है वो डाला गया नया. वो मनी मार्केट जो है उसका क्लास सुपर 100 क्लास नंबर 5 यूलन ऐप पे मौजूद है. सुपर 100 क्लास नंबर 5 पे मौजूद है. ठीक है ना.
सो अकॉर्डिंगली ऐसा कोई अमेंडमेंट पोर्टफोलियो में नहीं हुआ है। जिसका मन नहीं है वो ये क्लास नहीं करे, देयर इज़ नो इश्यू, वो क्लास को छोड़ सकता है। मैं आउट ऑफ सिलेबस करवा रहा हूँ, ओके, आई एम डूइंग आउट ऑफ सिलेबस स्टफ। चलिए, सो दिस इज अ सम ऑन एट्रीब्यूशन एनालिसिस। पहला टॉपिक अपना एट्रीब्यूशन एनालिसिस। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो 2 क्वेश्चंस आज जो आप करवा रहे हैं, क्या उसमें से May 21 एग्ज़ाम में आएगा? नहीं पता सर। क्या उसके बाहर से नहीं आएगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूशन एनालिसिस, दिस इज म्यूचुअल फंड एट्रीब्यूशन एनालिसिस। अब आप लोग बहुत व्याकुल फॉर्म में टेलीग्राम को कुछ ना कुछ टाइप करने के बजाय शांति से सुनिए, बिकॉज आप टाइप करते रहेंगे, मैं उसको देखूंगा नहीं, आपका खुद का एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। तो आप आराम से देखिए, जब पूछूंगा तो जवाब दीजिएगा। एट्रीब्यूशन एनालिसिस का मतलब होता है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर को एक बेंचमार्क दिया गया था कि आपको यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना इतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे इस सब में देखते हैं क्या बेंचमार्क था उसका। ये पोर्टफोलियो मैनेजर को ये बेंचमार्क दिया गया था। 2 पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, एक है अतुल, एक है बितुल, ओके, ए एंड बी, देयर आर 2 पोर्टफोलियो मैनेजर्स। और उनको बोला गया था 65% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, 25% बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एंड 10% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। 65% स्टॉक्स, 25% बॉन्ड, 10% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो स्टॉक्स का बेंचमार्क है उसका रिटर्न -5% है, स्टॉक मार्केट गिर गए। बॉन्ड का बेंचमार्क 3% है रिटर्न, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 1.25% रिटर्न है। पर अतुल ने क्या किया, अतुल ने इन्वेस्ट करते हुए स्टॉक्स में अंडरवेट किया है। स्टॉक्स में 65 के बदले 55 लगाया है, और उसने बॉन्ड में 25 का 25 लगाया है, और उसने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ज़्यादा पैसा लगाया है। तो अतुल ने स्टॉक मार्केट को अंडरवेट करके कैश में ज़्यादा पैसा रखा है। अतुल का स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज ऑल्दो बेंचमार्क का स्टॉक का रिटर्न -5% है, अतुल का बेंचमार्क का रिटर्न खुद का रिटर्न 7.5% है। जो स्टॉक मार्केट 5% गिरा, अतुल का स्टॉक का रिटर्न 7.5% है। ग्रेट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। जहाँ तक बॉन्ड्स का बात है, बहुत ही ख़राब सिलेक्शन है। बेंचमार्क का बॉन्ड का रिटर्न 3% है, पर अतुल का अतुल का पोर्टफोलियो का रिटर्न -4.5% है, -4.5। बैड सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1.25 ही है, तो वहाँ पे सिलेक्शन का इफेक्ट नहीं है। वैसे ही बितुल का परसेंटेज दिया हुआ है और उसका रिटर्न्स दिया हुआ है। अपने को क्वेश्चन पूछा है, परफॉर्म एन एट्रीब्यूशन एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन। एसेट एलोकेशन का मतलब हुआ आप वेट्स कितना लगा रहे हैं, और सिक्योरिटी सिलेक्शन का मतलब हुआ विद इन स्टॉक्स आप बढ़िया स्टॉक्स चुन रहे हैं, ख़राब स्टॉक्स चुन रहे हैं। एलोकेशन इफेक्ट का मतलब हुआ आपने वेट्स ज़्यादा कमती लगाया, उसके कारण जो इफेक्ट आएगा। और सिलेक्शन इफेक्ट का मतलब हुआ विद इन स्टॉक्स आपने बढ़िया स्टॉक्स चुना क्या, विद इन बॉन्ड्स आपने बढ़िया स्टॉक चुना क्या। तो अपने को एट्रीब्यूशन एनालिसिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिज़ल्ट जो है, सपोज़ आप पास हो गए और आपका रिज़ल्ट जो है वो 400 के ऊपर आया, 490 आपका टोटल आया, 490। तो जो 90 एक्स्ट्रा आया वो किस कारण से आया, 90 एक्स्ट्रा आया किस कारण से आया। ऐसा कि आपने अलग अलग जो समय दिया था 8 सब्जेक्ट को, वो समय का एलोकेशन प्रॉपर था, या फिर विद इन द सब्जेक्ट से एसएफएम आपका ग्रेट परफॉर्मेंस हुआ है। तो सब्जेक्ट का एलोकेशन की वजह से या विद इन द सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाई की उसकी वजह से। एलोकेशन इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट। Comment on the performance of the fund manager with respect to the benchmark. What is the relation between excess return, allocation effect, selection effect? ठीक है, ये क्लास में नहीं कराया हुआ है। अरे बाप रे सर, क्लास में आपने ये कराया नहीं है, या बिकॉज ये एग्जाम में नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ है। ये मैं अलग एग्जाम से चुन रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एमबीए के एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चन लाया हूँ, एमबीए के एग्जामिनेशन से आने को आ सकता है, ठीक है। इट कैन कम। म्यूचुअल फंड से कई नया सारा का क्वेश्चन सेट होता है, तो जिसको नहीं करना है वो नहीं करे, बट बहुत ईजी स्टफ है, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए अपने पहले बेंचमार्क का रिटर्न निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। बेंचमार्क का रिटर्न निकालेंगे, रिटर्न फ्रॉम द बेंचमार्क। तो रिटर्न फ्रॉम बेंचमार्क क्या होगा, वेट इनटू रिटर्न, वेटेड एवरेज ना। तो आप लोग वेटेड एवरेज बेंचमार्क का रिटर्न निकाल के बताइए। 0.65 इंटू -5 प्लस 0.25 इंटू 3 प्लस 0.1 इंटू 1.25। प्लीज टेल मी।
बेंचमार्क का रिटर्न क्या आ रहा है? तो बेंचमार्क का रिटर्न वंदना इज सेइंग -2.375 आ रहा है. वंदना इज सेइंग -2.375 बेंचमार्क का रिटर्न आ रहा है. -2.375 इज द बेंचमार्क का रिटर्न. ओके, -2.375 इज द बेंचमार्क का रिटर्न. 0.65 into -5 plus 0.25 into 3 plus 0.1 into 1.25. This is benchmark ka return. Yes, people are confirming -2.375 is the benchmark ka return. -2.375 benchmark ka return. तो -2.375. अब अतुल का रिटर्न बताइए. व्हाट इज द रिटर्न ऑफ अतुल? अतुल का रिटर्न क्या आ रहा है? अतुल का रिटर्न करना है आपको 0.55 इंटू 7.5 प्लस 0.25 इंटू -4.5 प्लस 0.2 इंटू 1.25. यस प्लीज, अतुल का रिटर्न क्या आ रहा है? व्हाट इज अतुल का रिटर्न? What is Atul ka return? Tell me please. What is Atul ka return? तो अतुल का जो रिटर्न है वो क्या आ रहा है, प्लीज बताइएगा. अतुल का रिटर्न -2.375 बोल रहे हैं. अतुल का रिटर्न -0.975 क्या? व्हाट इज अतुल का रिटर्न? लेट्स सी व्हाट दे हैव कैलकुलेटेड. -0.975 -0.975 अतुल का रिटर्न है. ओके, -0.975 इज अतुल का रिटर्न. -0.975. तो अतुल हैज आउट परफॉर्म्ड या अंडर परफॉर्म्ड द बेंचमार्क? अतुल जो है उसने आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया बेंचमार्क को? अतुल ने क्या किया है? अतुल ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है. मैं केवल अतुल का कर रहा हूँ. वैल्यू एडेड इज रिटर्न बाय अतुल माइनस रिटर्न फ्रॉम द बेंचमार्क. रिटर्न फ्रॉम अतुल माइनस रिटर्न फ्रॉम द बेंचमार्क. रिटर्न फ्रॉम अतुल माइनस रिटर्न फ्रॉम द बेंचमार्क विच इज -0.975 माइनस of -2.375. Okay, just one second. तो उसने आउट परफॉर्म किया है -0.975 माइनस ऑफ 2.375. उसका आउट परफॉर्मेंस कितना है? उसका आउट परफॉर्मेंस है 1.4%. 1.4% उसका आउट परफॉर्मेंस है. मैं बितुल का पूछ रहा ही नहीं हूँ. लोग फालतू में बितुल का लिख रहे हैं. बितुल का पूछ रहा ही नहीं हूँ. मैंने अतुल का पूछा था. ठीक है, -0.975 माइनस ऑफ -2.375. -0.975 माइनस ऑफ -2.375. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. जस्ट गिव मी 1 मिनट. द टेलीग्राम मैसेजेस मैंने लैपटॉप पे किया था, वो ठीक से आ नहीं पा रहा है, तो मैं उसको तो बंद कर रहा हूँ. जस्ट 1 सेकेंड. I am closing it down. Just 1 minute. Yes, now I'm looking at my phone only. That's more convenient. So 1.4% is the degree of outperformance. ओ अतुल का 3.25 था क्या? ठीक है, तुमने बितुल का कर लेते. नो इश्यूज. अपने बितुल का कर लेते हैं. किसी ने गलती बोल दिया था, अपने ये बितुल का कर ले रहे हैं. दिस इज रिटर्न फॉर बितुल. करेक्ट? तो वी आर डूइंग इट फॉर बितुल. तो बेंचमार्क का रिटर्न -2.375 और बितुल का रिटर्न -0.975.
तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ओके, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क, एंड दिस इज कमिंग टू 1.4%. ओके, वैल्यू एडेड इज 1.4%. 1.4% बितुल ने एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया है. मैं बितुल का कर रहा हूँ, ठीक है. 1.4% बितुल ने एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया है. अब ये जो 1.4% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया है, इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? इसका रीज़न दो है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं. वन इज़ द एलोकेशन इफेक्ट एंड द अदर इज़ द सिलेक्शन इफेक्ट. एलोकेशन इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट. एलोकेशन इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट, ठीक है ना. सो वंस अगेन वहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा था. अपने केवल बितुल का सम सॉल्व कर रहे हैं. बेंचमार्क का रिटर्न निकाले, -3 पॉइंट समथिंग आया. बितुल का रिटर्न निकाले, वो कमती माइनस आया. तो बितुल हैज़ आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, ओके, बाय 1.4%. और अपने अब सोर्स खोज रहे, क्यों ऐसा आउट परफॉर्म किया? तो सोर्स में एक है सिलेक्शन इफेक्ट और एक है एलोकेशन इफेक्ट. सिलेक्शन इफेक्ट काफ़ी आसान है. सिलेक्शन इफेक्ट क्या करना है? सिलेक्शन इफेक्ट में आपको रिटर्न का डिफरेंस लेना है. रिटर्न का डिफरेंस लेना है और उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है. रिटर्न का डिफरेंस लेके उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है. हैव अ लुक. रिटर्न का डिफरेंस लेके वेट से मल्टीप्लाई, ओके, वेट से मल्टीप्लाई. इफ़ यू लुक एट दिस, तो इन दैट केस अगर अपने खुद करें, अगर अपने खुद करते हैं, तो इन दैट केस ये आ गया एक्चुअल वेट इनटू रिटर्न का डिफरेंस. एक्चुअल वेट इनटू रिटर्न का डिफरेंस. फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, जो स्टॉक्स है उसमें एक्चुअल वेट क्या है? बितुल का वेट है 0.35. 0.35 वेट है, तो मैं ले रहा हूँ 0.35. उसने वेट डाला, उसने क्या कमाया स्टॉक्स में? स्टॉक्स में ही अर्न -8%. वेरी बैड परफॉर्मेंस, क्योंकि बेंचमार्क का -5%, तो इट्स अ बैड परफॉर्मेंस. ओके, -8 माइनस ऑफ -5, ओके, -8 माइनस ऑफ -5, ये स्टॉक्स में उसका हाल है. एज फार एज बॉन्ड इज कंसर्न, इफ यू लुक एट बॉन्ड, बॉन्ड में उसका वेट क्या है? बॉन्ड में उसका वेट 0.45 है. उसका वेट 0.45 है, 0.45. और बॉन्ड में उसने रिटर्न क्या अर्न किया? 3.5, जो कि 3 से ज़्यादा है. तो इस बार सिलेक्शन बढ़िया किया है बॉन्ड्स का. बॉन्ड्स का सिलेक्शन बढ़िया किया है. 3.5 -3. और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, उसमें उसका जो वेट है दैट इज़ 0.2. और उस पर सेम रिटर्न अर्न किया, बिकॉज कैश पे कोई बुद्धि की बात नहीं होती है. 0.25 है और 1.25 माइनस 1.25. सो इफ़ यू कैलकुलेट द सम टोटल, व्हाट इज इट कमिंग टू? 0.35 इंटू -3 प्लस 0.45 इंटू 0.5 प्लस 0.25 इंटू प्लस 0.25 इंटू 0 प्लस 0.25 इंटू 0. व्हाट इज इट कमिंग टू? लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं. 0.35 इंटू -3 प्लस 0.45 इंटू 0.5 एंड प्लस 0. व्हाट इज इट कमिंग टू? कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? ये -0.825 आ रहा है. -0.825, यानी सिलेक्शन स्किल्स खराब था इसका. -0.825, द सिलेक्शन स्किल्स वे बैड. ओके, -0.825, सिलेक्शन स्किल्स वे बैड. ठीक है. अब एलोकेशन देखते हैं. जो एलोकेशन है, एलोकेशन इफेक्ट. एलोकेशन मतलब वेट्स का डिफरेंस. वेट्स का डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल वेट माइनस बेंचमार्क वेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रिटर्न माइनस बेंचमार्क का एवरेज रिटर्न. ओके, क्या लिखूँ मैं? एक्चुअल रिटर्न को ऐसे लिख देता हूँ, RI माइनस बेंचमार्क का एवरेज रिटर्न. इनफैक्ट एक्चुअल एसेट क्लास का रिटर्न माइनस बेंचमार्क का एवरेज रिटर्न. समझा रहा हूँ नंबर्स के साथ. फॉर एग्जांपल देखिए, इन द केस ऑफ स्टॉक्स वेट का डिफरेंस है 0.35 माइनस 0.65.
65% बेंचमार्क का वेट होना चाहिए था, पर बितुल ने वेट दिया 35%, उसने अंडर वेट किया है। तो उसने अंडर वेट किया है तो -0.3 है, आई एम जस्ट शोइंग 0.35 -0.65 उसने अंडर वेट किया है। अब स्टॉक्स का बेंचमार्क का रिटर्न क्या है? स्टॉक्स का बेंचमार्क का रिटर्न -5% है। बितुल का रिटर्न नहीं लेना है, बेंचमार्क का रिटर्न, बिकॉज बितुल का रिटर्न लेंगे तो वो तो सिलेक्शन इफेक्ट आ गया ना, अपने को उसका रिटर्न नहीं लेना है। बेंचमार्क का रिटर्न -5% है, तो स्टॉक्स का रिटर्न बेंचमार्क का -5% है, जबकि ओवरऑल बेंचमार्क का रिटर्न क्या आया था? ओवरऑल बेंचमार्क का रिटर्न क्या आया था? बेंचमार्क का रिटर्न -2.375, ओवरऑल बेंचमार्क का रिटर्न -2.375 आया था। तो आप ठीक से नंबर से समझिएगा कि बितुल ने स्टॉक्स को अंडरवेट किया और ये सही डिसीजन था। क्यों? बिकॉज ओवरऑल बेंचमार्क का रिटर्न -2.375 है और स्टॉक्स का रिटर्न उससे भी ख़राब है। तो जिस एसेट क्लास का रिटर्न ओवरऑल बेंचमार्क से ख़राब है उसको बितुल ने अंडरवेट किया। जिस एसेट क्लास का रिटर्न यानी स्टॉक का ओवरऑल बेंचमार्क के रिटर्न से ख़राब है उसको बितुल ने अंडरवेट किया। दैट्स अ गुड एलोकेशन डिसीजन। ठीक है, अब देखते हैं बॉन्ड में। तो बॉन्ड में जो वेट्स है 0.45 वेट्स है 0.25 के बजाय ओवरवेट किए है। बॉन्ड में उसने ओवरवेट किया है, 0.45 वेट है 0.25 के बजाय, बॉन्ड को उसने ओवरवेट किया है। और बॉन्ड का जो रिटर्न है वो 3% है। बेंचमार्क का रिटर्न, बितुल का रिटर्न मत देखो, बॉन्ड का रिटर्न 3% है, जो कि ओवरऑल बेंचमार्क के रिटर्न से बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल बेंचमार्क का रिटर्न नेगेटिव है, बॉन्ड का रिटर्न पॉजिटिव है। इसका मतलब उसने सही किया जो बॉन्ड को ओवरवेट किया, बिकॉज बॉन्ड हैज़ आउट परफॉर्म्ड द ओवरऑल बेंचमार्क। he has underweighted equity, which is a good decision because equity has underperformed the overall benchmark। ठीक है, और लास्ट वाला प्लस जो कैश वाला पार्ट है, कैश वाले पार्ट को उसने ओवरवेट किया 10 के बदले 20%, 10 के बदले 20% यानी 0.2 माइनस 0.1, और इसका जो रिटर्न है 1.25 है, जबकि ओवरऑल बेंचमार्क का -2.375 है। यानी कि बितुल का एलोकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। वो जिस एसेट क्लास को ओवरवेट करता है वो एसेट क्लास ओवरऑल बेंचमार्क को आउट परफॉर्म की है, जिस एसेट क्लास को अंडरवेट करता है वो एसेट क्लास ओवरऑल बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म की है। कितना आ रहा है ये अपना, ये कितना आ रहा है 0.35 माइनस 0.65 यानी -0.3 इंटू जो ब्रैकेट में है, फिर 0.45 माइनस 0.25 इंटू जो ब्रैकेट में है। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक वॉज कि हम लोग को एलोकेशन इफेक्ट निकालते समय पोर्टफोलियो मैनेजर का रिटर्न नहीं लेना है, अपने को बेंचमार्क का उस एसेट क्लास का रिटर्न माइनस ओवरऑल बेंचमार्क का रिटर्न लेना है। ये देखना है क्या वो एसेट क्लास ओवरऑल बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है कि ओवर परफॉर्म किया है, और क्या पोर्टफोलियो मैनेजर उस एसेट क्लास को ओवरवे किया है कि अंडरवे किया है। तो 0.7875 आंसर बोल रहे हैं, 0.7875 लोग आंसर बोल रहे थे, अब आंसर 2.225 बोल रहे हैं, अब आंसर 2.225 बोल रहे हैं। दिव्या, वरुण वगैरह 2.225 बोल रहे हैं, पहले 0.7875 बोल रहे थे। लगता है 0.7875 केवल फर्स्ट वाला बोल रहे थे इक्विटी का। ओके, शायद वो फर्स्ट वाला बोल रहे थे, ओवरऑल बोल रहे हैं। दिस इज इक्विटी का, दिस इज बॉन्ड का, दिस इज कैश का। ओवरऑल टोटल क्या आ रहा है? ओवरऑल टोटल इज कमिंग टू 2.225% एलोकेशन इफेक्ट। तो एलोकेशन इफेक्ट इज 2.225% while selection effect is -0.825%. So 2.225% allocation effect minus 0.825% selection effect क्या आया? ओवरऑल वैल्यू एडेड क्या आ रहा है? 2.225 माइनस 0.825, 2.225 माइनस 0.825, 2.225 माइनस 0.825 क्या आ रहा है? ये एलोकेशन की वजह से 2.225 का फ़ायदा, सिलेक्शन की वजह से 0.825 का लॉस। तो नेट में क्या आ रहा है? 2.225 का फ़ायदा, 0.825 का लॉस। नेट में क्या आ रहा है? 1.4%। मैच हो गया, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैच होता है ना। यू कैन हैव द फीलिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस मिला के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जैसा है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस, इट इज़ लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो सिलेक्शन तो बहुत ही ईजी था, हमारा रिटर्न माइनस बेंचमार्क का रिटर्न द होल इनटू हमारा वेट,
और एलोकेशन इफेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारा वेट माइनस बेंचमार्क का वेट मल्टीप्लाइड बाय उस एसेट क्लास का रिटर्न माइनस ओवरऑल बेंचमार्क का रिटर्न। ऑफ कोर्स आपके पास सॉल्यूशन है, आपको जो हिंट दिया उसके हेल्प से आप करेंगे। ये नॉर्मल क्लास नहीं चल रहा है, ये चैलेंजर सीरीज क्लास चल रहा है, इस पर ज़्यादा कवर करना है। अगर हिंट दे दिया तो उसके हेल्प से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, सो अतुल का आप अपने आप कर सकते हैं। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन। द नेक्स्ट डिस्कशन इज MWROR एंड TWROR। कॉपी कर लीजिए, सेकेंड डिस्कशन है। MWROR और TWROR, ये नेक्स्ट डिस्कशन है। तो ये टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी म्यूचुअल फंड का टॉपिक है। सुनिए क्या होता है। सपोज मैं 3 साल ले रहा हूँ, कॉपी करना है आपको, 0, 1, 2 और 3। ध्यान दीजिए, शेयर का प्राइस 0 यानी आज 500 रुपया। 1 साल बाद शेयर का प्राइस 600 रुपया। 2 साल बाद शेयर का प्राइस 660 और 3 साल बाद शेयर का प्राइस फिर से 600। ये शेयर का प्राइस है। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर 1 साल बाद शेयर ने डिविडेंड दिया से 25 रुपया। 2 साल बाद शेयर ने डिविडेंड दिया 30 रुपया और 3 साल बाद शेयर का जो डिविडेंड है दैट इज सपोज 0, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स, एक इन्वेस्टर ने यहाँ पे 100 शेयर्स बाई किया, बाय। फिर इन्वेस्टर ने 1 साल बाद 10 शेयर्स बाई किया। फिर से इन्वेस्टर ने 2 साल बाद 50 शेयर्स सेल किया, सेल। एक दूसरा इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर का नाम है मिस्टर एक्स। एक दूसरा इन्वेस्टर, उसका नाम है मिस्टर वाई। उसका नंबर ऑफ शेयर्स दिखा रहा हूं। मिस्टर वाई ने क्या किया, स्टार्टिंग में 100 शेयर्स बाई किया, फिर उसने 200 शेयर्स बाई किया और फिर उसने 300 शेयर्स बाई किया। ये डेटा कॉपी कर लिया होगा आपने। 2 इन्वेस्टर्स है, मिस्टर एक्स एंड वाई। दोनों ने स्टॉक में पैसा लगाया था। मैंने स्टॉक का प्राइस दिखाया है, क्या हुआ है, 500, 600, 660, 600 डिविडेंड पर शेयर। और मिस्टर एक्स ने शेयर्स कब कब कितना कितना खरीदा बेचा, मिस्टर वाई ने शेयर्स कब कब कितना कितना खरीदा बेचा, ये मैंने दिखाया है। अब आप गौर से देखेंगे तो विदाउट कैलकुलेशन, गौर से देखेंगे तो विदाउट कैलकुलेशन शेयर का, या विद कैलकुलेशन कर दिए, शेयर का फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को भूल जाइए, शेयर का फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को भूल जाइए और बताइए शेयर का फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या है। अगर एक शेयर का दाम 500 से 600 हो गया और डिविडेंड था 25, तो शेयर का फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या है। व्हाट इज द रिटर्न ऑन द शेयर, फॉरगेट अबाउट 100 शेयर्स। शेयर का फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या है, 500 से 600, 25 रुपया डिविडेंड। व्हाट इज द शेयर का रिटर्न इन द फर्स्ट ईयर, अभी तक जवाब नहीं आया है। शेयर का फर्स्ट ईयर का रिटर्न 25% है, ये रामा बोल रहा है 25%, सृजन 25%। तो शेयर का फर्स्ट ईयर का रिटर्न 25% है। अब फर्स्ट ईयर को भूल जाइए, शेयर का सेकेंड ईयर का रिटर्न क्या है। शेयर का सेकेंड ईयर का रिटर्न क्या है, 600 शेयर का दाम था फर्स्ट ईयर के एंड में, 660 हो गया और 30 रुपया डिविडेंड। तो शेयर का सेकेंड ईयर का रिटर्न क्या है, शेयर का सेकेंड ईयर का रिटर्न क्या है। What is the return of the share in the second year? What is the return of the share in the second year?
What is the return of the share in the second year? 15%. 15%. जिसको नहीं समझ में आ रहा उसका दिमाग बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, ठीक है। 600 से 660 प्लस 30, 90 रुपया बाई 600, 15%। फर्स्ट ईयर 500 से 600, 100 प्लस 25, 125 बाय 500, 25%। थर्ड ईयर शेयर का रिटर्न क्या है? शेयर का रिटर्न 660 से 600 गिरा है, डिविडेंड कुछ नहीं है। थर्ड ईयर शेयर का रिटर्न क्या है? 660 से 600 गया है और डिविडेंड कुछ नहीं है। व्हाट इज द थर्ड ईयर का रिटर्न? व्हाट इज द थर्ड ईयर का रिटर्न? व्हाट इज द थर्ड ईयर का रिटर्न? व्हाट इज द थर्ड ईयर का शेयर का रिटर्न? 660 से 600 गया है। व्हाट इज द थर्ड ईयर का रिटर्न? -60 बाई 660, -9.09, -9.09%। 600 से क्यों डिवाइड करेंगे? ओके, बिगनिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे ना। -60 डिवाइड बाय 660, -9.09%। ये 3 साल का शेयर का रिटर्न है। ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको ये तीनों समझ में नहीं आया? ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको ये तीनों समझ में नहीं आया? ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको ये तीनों समझ में नहीं आया? फर्स्ट ईयर का रिटर्न 25%, सेकेंड ईयर का रिटर्न 15%, थर्ड ईयर का रिटर्न -9.09%। ओके, कोई स्टूडेंट है क्या जिसको ये तीनों रिटर्न समझ में नहीं आया? ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आप सुनिए, जो TWROR है, जो TWROR है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। TWROR जो है उसको ये मतलब नहीं है कि कब कितना पैसा लगाया गया, 100 शेयर खरीदा या 500 शेयर खरीदा, कितना बेचा, उससे मतलब नहीं है। TWROR is the geometric average, geometric mean, geometric average of returns। लिख लीजिए प्लीज, TWROR is the geometric average of the returns, यानी कि factor into factor into factor, the whole to the power 1/3 minus 1। TWROR is the geometric average of the returns, factor into factor into factor। मेरे सब में 3 साल है, तो रिटर्न का फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर, यानी कि 1 रुपया क्या बन गया? टू द पावर 1/3 minus 1। चलिए आते हैं। तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर क्या है? 1.25, सेकेंड ईयर का फैक्टर क्या है? 1.15, और थर्ड ईयर का फैक्टर क्या है? 0.9081, नहीं 0.9091, 0.9091। समझ में आया? फर्स्ट ईयर का फैक्टर 1.25, सेकेंड ईयर का फैक्टर 1.15 और थर्ड ईयर का फैक्टर 0.9091। 1.25, 1.15, 0.9091, 1.25, 1.15, 0.9091, 1.25, 1.15, 0.9091। Let's do it. Okay, let's do it. So 1.25, ईशांत प्लीज अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। 1.25, 1.2 into 0.9091, the whole to the power 1/3 minus 1। ईशांत अभी ये सब चीज़ यहाँ पे मत डालिए, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ पूछना है तो। 1.25 into 1.2 into 0.9091, the whole to the power 1/3 minus 1, the whole to the power 1/3 minus 1, of course the whole into 100, of course the whole into 100, the whole into 100। 1.25 into 1.2 into 0.9091, whole to the power 1/3 minus 1, the whole into 100, the whole into 100। 1.25 into 1.2 into 0.9091, whole to the power 1/3 minus 1, the whole into 100, the whole into 100। ये 9.33% आ रहा है, निश्चित बोल रहे हैं 9.33 या 9.34% आ रहा है। This is 9.33%, this is 9.33%, this is the average return, not arithmetic mean but geometric mean। Do not ask me why geometric mean, we are not doing stats over here, ठीक है। तो और ऐसे भी ये यूजुअल क्लास, ये चैलेंजर सीरीज क्लास है, मैं TWROR का मतलब बता रहा हूँ। TWROR इज द ज्योमेट्रिक एवरेज ऑफ द पास्ट रिटर्न्स। ज्योमेट्रिक एवरेज कैसे निकालते हैं? फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर टू द पावर 1/n minus 1। तो TWROR का फॉर्मूला हो गया 1 + R1 इंटू 1 + R2 करते करते 1 + Rn टू द पावर 1/n minus 1। पर अपने जैसे लोगों को
फैक्टर इंटू फैक्टर बोलने से ज़्यादा मज़ा आता है. दिस इज TWROR. कोई कोई का 10.89 आ रहा है, आई डोंट नो. अब मैं चेक कर रहा हूँ, लड़ाई हो रही है अब. 10.89 आ रहा है किसी किसी का, तो आई एम जस्ट चेकिंग. 1.25 इंटू 1.2 इंटू 0.9091 जो आया उसका पावर 1/3. Yes, the answer is 10.89. 9.33 wrong था. The answer is 10.89. The answer is 10.89%. I have checked it. The answer is 10.89%. 10.89. ओ 1.15 था ये सेकेंड ईयर का, सॉरी. सेकेंड ईयर का 1.15 था, मैंने यहाँ गलती लिख दिया, सॉरी. सेकेंड ईयर का 1.15 था, आई एम सॉरी. 1.15 फिर से चेक करो. 1.25 इंटू 1.15 इंटू 0.9091 जो आया उसका पावर 1/3 या 9.33%. सॉरी, मैं सेकेंड ईयर का रॉन्ग कॉपी कर दिया था. 9.33% इज द आंसर. 9.33%. अब मैं बजरंग या ईशांक, आप ये सब कुछ लिखोगे तो मैं टेलीग्राम से आपको टर्मिनेट करूंगा, ठीक है. अगर आप कुछ भी ऐसा लिखोगे तो मैं टेलीग्राम से टर्मिनेट करूंगा, बिकॉज आप डिस्टर्ब कर रहे हो इन द फ्लो ऑफ द थिंग्स. डू नॉट राइट ऑल दिस. इसीलिए टेलीग्राम चैनल 1 पे बनाया गया था, ये सब गंदगी को रोकने के लिए. आप ये मेरे को पर्सनली टेलीग्राम कर सकते हैं. इसके बाद एक भी जन ने कुछ लिखा पढ़ाई के अलावा जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, तो इन दैट केस उसको टेलीग्राम से रिमूव कर दिया जाएगा. 0.9091 रॉन्ग है बोल रहा है, कैसे? 9.09% था, तो 100 माइनस 9.09 क्या होता है? 0.9091 इज करेक्ट. 0.9091 इज करेक्ट. माइनस 9.09 का फैक्टर इज 0.9091. .9091 इज करेक्ट. यू कैन डू जैसे 125%. अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग. 125% का मतलब 1.25, 115% का मतलब 1.15 और 100 माइनस 9 इज व्हाट? 91 माइनस 0.09, तो 90.91% इज 0.9091. सो टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग. ओके, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग. माइनस सहन नहीं होता है. ओके, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग. ओके, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग. 25% मतलब था 125%, 1.25. 15% मतलब 115%, 1.15. और 9.909 मतलब आप 100 में से 9.09 लूज़ किए, तो क्या बचा? 90.91, उसका 0.9091. ठीक है. अभी यहाँ डर्टी पावर नहीं सिखाने वाले, चैलेंजर सीरीज क्लास है, आपको खुद करना पड़ेगा. तो 9.33% इज द TWROR. पूरा फ्लुएंसी चल रहा था, पूरा फ्लुएंसी खराब कर दिया बीच में 3-4 लोगों ने. ठीक है, ओके. तो 9.33%. तो मैं जो बोल रहा था अब उसका रिदम खराब हो गया. मैं ये बोल रहा था कि TWROR को इससे मतलब नहीं है कि कब 100 शेयर खरीदे. TWROR जो है उसका मतलब है कि अपने कब कितना शेयर खरीदे, 100 या 10, उससे मतलब नहीं है. आपको हर साल का शेयर का रिटर्न निकालना और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. दिस इज TWROR. इज इट क्लियर? तो TWROR, इज इट क्लियर? TWROR, आई होप इट इज क्लियर. आई होप TWROR इज क्लियर. अब M यानी TWROR मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों का सेम है. मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों का TWROR सेम है. डजंट मैटर वो लोग कितना शेयर्स बाई किए. अब एक चीज़ बताइए, शेयर का सबसे खराब रिटर्न कौन से ईयर में है? शेयर का सबसे खराब रिटर्न कौन से ईयर में है? शेयर का सबसे खराब रिटर्न कौन से ईयर में है? शेयर का सबसे खराब रिटर्न कौन से ईयर में? मैंने पूछा शेयर का सबसे खराब रिटर्न कौन से ईयर में है? थर्ड ईयर.
थर्ड ईयर में सबसे खराब रिटर्न है, तो फर्स्ट ईयर बेस्ट रिटर्न है, सेकेंड ईयर थोड़ा खराब है, थर्ड ईयर सबसे खराब है। दिख रहा है आपको 25, 15 माइनस। तो कौन सा इन्वेस्टर मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई का मार्केट टाइमिंग सही है? मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, देखिएगा उसका मार्केट टाइमिंग किसका ज़्यादा सही है, मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, किसका मार्केट टाइमिंग ज़्यादा सही है? किसका मार्केट टाइमिंग ज़्यादा सही है, मिस्टर एक्स का या मिस्टर वाई का? फर्स्ट ईयर बेस्ट परफॉर्मेंस है, सेकेंड ईयर थोड़ा खराब परफॉर्मेंस है, थर्ड ईयर वर्स्ट परफॉर्मेंस है। किसका मार्केट टाइमिंग सबसे बेस्ट है? मार्केट टाइमिंग माने सही समय पे पैसा लगाना निकालना, सही समय पे पैसा लगाना और निकालना, सही समय पे पैसा लगाना और निकालना। मिस्टर एक्स का सही है। जब थर्ड ईयर में शेयर का रिटर्न नेगेटिव होने वाला था, उसने उसके पहले 50 शेयर सेल कर दिया। जब थर्ड ईयर में शेयर का रिटर्न नेगेटिव होने वाला था, उसने उसके पहले 50 शेयर सेल कर दिया। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो सर उसको पूरा बेच देना चाहिए था, दैट्स ओके। कौन सा उसके पास पूरा पता है ना कि क्या होगा, पर अगले का टाइमिंग स्किल्स सही है। तो जो MWROR होता है MWROR में अपने को टाइमिंग से मतलब है। टाइमिंग से मतलब है अपने सम में मिस्टर एक्स का MWROR मिस्टर वाई से ज़्यादा आएगा। ऑल्दो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बट अपने को पहले से पता है मिस्टर एक्स का MWROR मिस्टर वाई से ज़्यादा आएगा। अब निकलेगा कैसे? कैलकुलेशन, MWROR इज IRR, MWROR इज IRR। और कैपबज में IRR निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या चाहिए? मैंने पूछा कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या चाहिए? यस प्लीज। कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या चाहिए? कैश फ्लोज, सही है, कैश फ्लोज चाहिए। तो अपने को भी कैश फ्लोज चाहिए। वी रिक्वायर कैश फ्लोज, वी रिक्वायर कैश फ्लोज, ठीक है, कैश फ्लोज चाहिए। तो मिस्टर एक्स का कैश फ्लोज निकाल रहे हैं, मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का कैश फ्लोज निकाल रहे हैं। 0, 1, 2 और 3। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का कैश फ्लोज निकाल रहे हैं 0, 1, 2, 3। चलिए, कोई बोला डिस्काउंट रेट चाहिए, डिस्काउंट रेट नहीं चाहिए होता है IRR निकालने के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का कैश फ्लोज निकाल रहे हैं, सॉरी, तो कैश फ्लोज निकाल रहे हैं। तो मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का दोनों का ही 100 × 500 शुरू में गया। 100 शेयर खरीदा 500 पे, तो 100 × 500 शुरू में गया, तो 100 × 500 इज व्हाट? 50,000। 50,000 नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव। IRR निकालने के लिए NPV नहीं चाहिए, ओके। IRR निकालने के लिए डिस्काउंट रेट नहीं चाहिए, NPV नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंट रेट NPV बोला है, गलत बोला है। तो 50,000 शुरू में एक्स और वाई का गया। अब फर्स्ट ईयर मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स को 100 शेयर पे 100 × 25, 2500 डिविडेंड मिला। 100 × 25, 2500 डिविडेंड मिला। इनफ्लो है, पर 10 शेयर उसने बाई किया तो 6,000 गया, 6,000 गया, 6,000 गया, 2500 आया। 6,000 गया बिकॉज 10 शेयर बाई किया 600 पे, तो 6,000 गया, पर 100 शेयर पे 25 करके डिविडेंड मिला तो 2500 आया। तो 6,000 गया, 2500 आया। व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में मिस्टर एक्स का? व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में मिस्टर एक्स का? व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में मिस्टर एक्स का? वो 10 शेयर खरीदा तो 10 × 600, 6,000 गया, पर 100 शेयर जो खरीद रखा था उस पर 25 रुपया डिविडेंड मिला तो 2500 आया। 6,000 गया, 2500 आया। व्हाट इज द नेट कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर?
3,500 आउटफ्लो, 3,500 आउटफ्लो, वेरी गुड, 3,500 का आउटफ्लो, 3,500 का आउटफ्लो। अब उसके पास कितना शेयर है, 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 110, कोई 90 बोल रहा है, 110 शेयर है, 100 शेयर था, 10 शेयर खरीदा, अब उसके पास 110 शेयर, 110, मिस्टर एक्स का बात हो रहा है, 110, तो ईयर 2 में 110 शेयर पे 30 रुपया डिविडेंड मिला, ईयर 2 में 110 शेयर पे 30 रुपया डिविडेंड मिला, यानी कितना हो गया, 3,300 रुपया डिविडेंड मिला, और 50 शेयर बेचे 660 पे, तो 50 शेयर पे 660 इंटू 50, 660 इंटू 50, 33,000 आया, तो 33,000 प्लस 3,300, आई थिंक मैंने राइट बोला है, 110 शेयर पे डिविडेंड मिला, 110 इंटू 30, 3,300, और प्लस 50 शेयर बेच दिया, तो 50 इंटू 660, टोटल कितना पैसा, 36,300, 36,300, 36,300 उसके पास ईयर 2 में आया, 36,300 ईयर 2 में आया, 36,300 ईयर 2 में आया, ओके, 36,300 उसके पास ईयर 2 में आया। अब उसके पास कितना शेयर है, 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 60 शेयर है, 60 शेयर से 110 माइनस 50, 60 शेयर से, 60 शेयर को लास्ट में 600 पे बेचा या नहीं बेचा, जो भी उसका टर्मिनेटिंग वैल्यू है तो उसको मानेंगे वो अपना वैल्यू है, तो इनफ्लो है, ओके, 60 शेयर इंटू 600, बात ये नहीं कि बेचा या नहीं बेचा, जब स्टोरी समाप्त कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या है, 60 इंटू 600, ठीक है, तो फालतू का डाउट नहीं है, ऐसा बेचा थोड़ी है, उससे मतलब नहीं है, मेरा स्टोरी कंप्लीट है ना, तो 60 इंटू 600 बेच तो सकता हूँ, तो 60 इंटू 600, 60 इंटू 600 कितने का इनफ्लो, 60 इंटू 600 36,000 का इनफ्लो, 36,000 का इनफ्लो। आई होप मैंने कुछ गलती नहीं की है, मैं चेक कर रहा हूँ, 50 शेयर को बेचा था 660 पे, और प्लस अपने पास 3,300 आया था, या एकदम सही है, ओके, तो 60 शेयर को बेचा 600 पे, 36,000 आया, 36,000 आया, तो स्टोरी ख़त्म। ये जो निकला है इसका IRR निकालना है, इसका IRR निकालना है, इसका IRR, मिस्टर एक्स का IRR निकालना है, तो IRR निकाल रहे हैं मिस्टर एक्स का, तो IRR निकालेंगे तो क्या होगा, -50,000 -3,500 by 1 plus R plus 36,300 by 1 plus R square plus 36,000 by 1 plus R the whole cube equal to 0। ये IRR निकालना है, -50,000 माइनस 3,500 by 1 plus R माइनस 36,300 by 1 plus R square प्लस 36,300 by 1 plus R square प्लस 36,000 by 1 plus R cube। इसका IRR निकालना है, इसका IRR निकालना है, ओके, यू हैव टू फाइंड इट्स IRR। अपने IRR निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा आपको। सर कैसे सोचे, कोई मतलब नहीं है, सी इंटर नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न आएगा, कोई गारंटी नहीं है, वो तो मन से बोला है, और उसके ऊपर अपने आधा घंटा और स्पेंड करें हिट एंड ट्रायल करने में, ऐसा बेवकूफ़ी करने वाला नहीं हूँ मैं। तो ये जो आर है वो आपको निकालना है हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो आई विल नॉट गो इन टू हिट एंड ट्रायल में आर कैसे गेस करेंगे, आई विल नॉट गो इन टू दैट। हाँ, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं तो डेफिनेटली ये जरूर सोच सकते हैं कि इसका रिटर्न यहाँ 25 है, यहाँ 15 और 9.09 है, तो अपना जो 9.33 TWROR आया था, पर इसने तो सही टाइमिंग की है, तो अगर इसने सही टाइमिंग की है तो इसका रिटर्न 9.33 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये टाइमिंग नहीं करता तो 9.33 आता है, इसमें सही टाइमिंग की है तो रिटर्न 9.33 से ज़्यादा आना चाहिए, यानी करीबन 14, 15 या 16% से ट्राई करते, परहैप्स अपने मैंने 15, 16 या 20% से ट्राई कर सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
चलिए, वैसे ही मिस्टर वाई का शुरू में मिस्टर वाई का 500 इंटू 100 50,000 गया। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मिस्टर वाई को 25 रुपया डिविडेंड मिला। 100 इंटू 25 2500 डिविडेंड मिला और 200 शेयर और बाई किया तो 200 इंटू 600 आउटफ्लो गया। मिस्टर वाई का 200 इंटू 600 आउटफ्लो गया कितना, 1,20,000 आउटफ्लो गया और 2500 आया। 1,20,000 माइनस 2500, 1,17,500 का आउटफ्लो, 1,17,500 का आउटफ्लो, 1,17,500 का आउटफ्लो, 1,17,500 का आउटफ्लो मिस्टर वाई का, 1,17,000 बिकॉज 200 शेयर खरीदा तो 200 इंटू 600 1,20,000 गया और 2,500 डिविडेंड आया 100 शेयर पे, तो 1,17,500 का आउटफ्लो। ओके, फर्स्ट ईयर के एंड में। अब उसके पास टोटल में 100 प्लस 200 300 शेयर है, तो 300 इंटू 30 यानी 9,000 का डिविडेंड, 300 इंटू 30 यानी 9,000 का डिविडेंड मिला, पर 300 शेयर और बाई किया, 300 शेयर और बाई किया तो 300 इंटू 660 का आउटफ्लो माइनस 9,000 का डिविडेंड, ये है 1,89,000 का आउटफ्लो। वो 300 शेयर बाई किया तो 300 इंटू 660 गया और 300 शेयर था, उस पर 30 रुपया करके डिविडेंड 9,000 आया, तो उसका 1,89,000 का आउटफ्लो आ रहा है। 1,89,000 का आउटफ्लो आ रहा है, 1,89,000 का आउटफ्लो आ रहा है। और लास्ट में उसके पास कितना शेयर है? अब उसके पास कितना शेयर है? 100 प्लस 200 प्लस 300 600 शेयर है। 100 प्लस 200 प्लस 300 उसके पास 600 शेयर है। ओके, 600 शेयर है और 600 शेयर को 600 का वैल्यू है, 600 शेयर इंटू 600 तो 3,60,000 आई थिंक, 3,60,000 3,60,000 का इनफ्लो है, 3,60,000 का इनफ्लो है। तो अकॉर्डिंगली उसका जो निकलेगा मिस्टर वाई का वो होगा माइनस 50,000 माइनस 1,17,500 बाय 1 प्लस आर, फिर माइनस 1,89,000 बाय 1 प्लस आर होल स्क्वायर और प्लस 3,60,000 बाय 1 प्लस आर होल क्यूब इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर आर, इससे आर निकालना है, ठीक है। क्योंकि किसी किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बता रहा है एक्स का 13.25 आ रहा है, वाई का 0.61 आ रहा है, ठीक है। किसी किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो लोग बता रहे हैं 13.25 0.61 आ रहा है। क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। ओके, दिस इज MWROR TWROR का ये लॉजिक था। तो TWROR क्या होता है, MWROR क्या होता है? IRR। आपको ध्यान रखना है IRR होता है, और ये जो MW और TWROR क्या होता है? एवरेज निकालना है, 3 साल के रिटर्न का ज्योमेट्रिक मीन, 3 साल के रिटर्न का ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप पूरा ब्लैंक नहीं होंगे, ठीक है। MWROR TWROR, इट्स ओके। थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक इज जो क्लास में कराया हुआ है, ये वाला क्लास में कराया हुआ है, जो अपना रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो है और रिटर्न ऑन SML है, उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड चैप्टर में रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर सिक्योरिटी मार्केट लाइन, उसको म्यूचुअल फंड चैप्टर में क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो फंड मैनेजर ने कमाया माइनस जो उसको कमाना चाहिए था बेस्ड ऑन SML, उसको अपने क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड चैप्टर में जो फंड मैनेजर ने रिटर्न कमाया माइनस जो फंड मैनेजर को कमाना चाहिए था एज पर SML, उसको अपने क्या बोलते हैं? कुछ भी लिख रहा है, प्रेरणा शर्मा कुछ भी लिख रही है, उसको अपने बोलते हैं जेनसन अल्फा, उसको बोलते हैं जेनसन अल्फा। जेनसन अल्फा 50 बार किया हुआ है, ओल्ड सिलेबस वाले लोग का भी किया हुआ है। रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर SML। ओके, नाउ पोर्टफोलियो मैनेजर ने तो एक्चुअली दोनों रिस्क लिया होगा, SR और UR, उसने दोनों रिस्क लिया होगा, पर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर SML है वो केवल कौन सा रिस्क कंसिडर करता है?
जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ, कोई कुछ भी बोल रहे हैं, ट्रैकिंग एरर वगैरह कुछ भी बोल रहे हैं, लग रहा है कुछ भी मन से बोले ना, म्यूचुअल फंड में कुछ भी याद आ रहा है तो बोलो, टेम्पल्टन, ये सब कुछ भी बोलते रहो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर SML कंसिडर्स विच रिस्क? SML considers which risk? SML considers only systematic risk only. तो ये तो गलत है। पोर्टफोलियो मैनेजर सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों लिया, उससे वो एक रिटर्न कमाया। सपोज वो रिटर्न कमाया, मन से बोल रहा हूँ 25%, हमने देखा कि SML के अनुसार क्या कमाना चाहिए था सर 19%, तो उसको शाबाशी देंगे, वाह तुम कितना बढ़िया कमाया है, तुमको 19 कमाना चाहिए था और तुम 25 कमाया है, तो उसको वी विल शाबाशी हिम, ठीक है। तो बट वो तो गलत है ना, बिकॉज उसने जो कमाया वो तो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क लेके कमाया है, जबकि 19% तो उसको कमाना चाहिए था ओनली फॉर सिस्टमैटिक रिस्क बीटा। तो उस केस में इसको तोड़ते हैं, वी ब्रेक इट डाउन, ब्रेक डाउन, वापस एक तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो रहा है, ब्रेक डाउन या डिकम्पोजिशन ऑफ जेनसन अल्फा। तो डिकम्पोजिशन करके क्या करते हैं, अपने करते हैं RP माइनस CML एंड CML माइनस SML। अभी CML का फॉर्मूला क्या है वो सब का नौटंकी नहीं कर रहे हैं, अभी पहले समझ रहे हैं। RP माइनस CML। नाउ बेस्ट पार्ट क्या है, CML considers both SR and UR and RP also considers both SR and UR। तो देखा जाए तो ये बहुत ही सही है कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों लिया, तो अपने को कंपेयर करना चाहिए विथ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर CML। ये जो है, ये जो निकलता है इसको बोलते हैं नेट सिलेक्टिविटी, रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी फार्मा द्वारा, फार्मर नहीं फार्मा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपीरियर स्टॉक सिलेक्शन स्किल्स, सुपीरियर स्टॉक सिलेक्शन स्किल्स। यानी ये ट्रू है, अल्फा गलत है। तो CML का रिटर्न सपोज आ रहा है 26, इसका तो 25 था, तो 25 माइनस 26 माइनस 1% आ रहा है। यानी इसको जो शाबाशी दे रहे थे, इसको एक्चुअली पकड़ के मारना चाहिए। ये 1% पैसे को डुबाया है, ये 1% पैसे को डुबाया है। रूबी बोल रही है रॉन्ग है, पता नहीं वो क्या बोल रही है, रॉन्ग है, ठीक है। रूबी बोल रही है रॉन्ग है, पता नहीं वो क्या बोलना चाह रही है, रॉन्ग है। एक लाइन बोल के भाग जाओ, ठीक है, रॉन्ग है, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली 25 माइनस 26 माइनस 1%, तो माइनस 1% जो है ये दिखाता है कि उसका स्टॉक सिलेक्शन स्किल्स ख़राब था, ठीक है। तो ओके, ख़राब था। और CML क्या था 26 और SML क्या था 25। CML दिखाता है SR एंड UR और SML दिखाता है SR, सॉरी ये 19 था। ये जो 7% है इसको बोलते हैं रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, कि उसने ठीक से डाइवर्सिफाई नहीं किया, अनसिस्टमैटिक रिस्क लिया, उसके बदले 7% तो एक्स्ट्रा कमाना ही चाहिए था। कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अनसिस्टमैटिक रिस्क, ओके, रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो उसको अर्न करना चाहिए था। तो उसने 6% एक्स्ट्रा कमाया है, पर उसको तो 7% एक्स्ट्रा कमाना चाहिए था। इसका मतलब उसने उतना भी एक्स्ट्रा नहीं कमाया जितना कमाना चाहिए था। 1% तो उसने बर्बाद कर दिया ना, 1% तो उसने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो बहुत जन 6 माइनस 7 करके -1 निकालते हैं, जो -1 निकालते हैं ये 6 माइनस 7 से निकालते हैं कि जेनसन अल्फा, इसका नाम है रिटर्न फ्रॉम टोटल सिलेक्टिविटी, ये सब क्लास में कराया हुआ है, ओके। टोटल सिलेक्टिविटी, रिटर्न फ्रॉम टोटल सिलेक्टिविटी जेनसन अल्फा, वो टोटल सिलेक्टिविटी को ब्रेक करेंगे इनटू ये वाला पार्ट विच इज़ रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन या कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अनसिस्टमैटिक रिस्क, और फिर जो बचेगा RP माइनस CML, वो एक्चुअली शाबाशी देने लायक है या थप्पड़ देने लायक है, ओके। सो इस तरह से करते हैं सम्स अपने इसका, ठीक है ना। अब सीधा सम्स पे आ रहे हैं बिकॉज ये कराया हुआ भी है क्लास में, तो इस पर ज़्यादा समय वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। SML और CML का फॉर्मूला लिख लें। रिटर्न एज पर SML का फॉर्मूला तो बचपन से आता है सबको,
रिटर्न एज पर SML इज RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। और रिटर्न एज पर CML का फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आता है तो वह ऐसे सोचे, RF प्लस RM माइनस RF। अब अगर उसको फॉर्मूला नहीं याद है तो वो बीटा का फॉर्मूला सोचे। बीटा क्या होता है? R इंटू सिग्मा P बाई सिग्मा M। R1 मान लो, R1 मान लो। ये जो बचा ये CML का फॉर्मूला हो गया। तो CML का फॉर्मूला याद करने का इजी तरीका, SML का फॉर्मूला लिखो और SML का फॉर्मूला लिख के उस पर बीटा जो है ना, बीटा, वो बीटा का फॉर्मूला लिख दो, R इंटू सिग्मा Y बाई सिग्मा X। फिर R को हटा दो। तो जिन लोग को दिक्कत होता है CML का फॉर्मूला याद करने का, ये इजी मैकेनिकल चोमू तरीका है। CML का फॉर्मूला याद करने का ये इजी चोमू तरीका है। यस, बढ़िया तरीका तो वो है जो वंदना बोल रही है, RF प्लस शार्प रेशियो इंटू सिग्मा P। एकदम सही है वंदना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत जन को याद ही नहीं होता है। तो याद करने का तरीका जो SML का फॉर्मूला है उस पर बीटा का फॉर्मूला लिख दो, बीटा का फॉर्मूला SML में, और उसके बाद R उड़ा दो। ठीक है, अब ये बात मत करना R को 1 क्यों माने प्लीज़। ठीक है, तो बहुत हो चुका है CML क्लास में। तो दिस इज रिटर्न एज पर CML। जिसको याद नहीं होता है CML याद करने का अच्छा तरीका, ठीक है, कि आप SML का फॉर्मूला लिखो, उसमें बीटा का फॉर्मूला लिखो, फिर R उड़ा दो। आई एम श्योर बहुत जन को अत्यंत खुशी हुआ होगा कि हाँ सर ये तो इजी तरीका है CML याद करने का, क्यों आप एग्जाम में इतना टाने थे। ओके, तो अब अपने सॉल्व कर रहे हैं एक सम। यहाँ से हैंड आउट से एक सम सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा, The following information is available for a portfolio. Question number 2 handout का. The following information is available for a portfolio. Return of the portfolio 14.68%. RP. SD of the portfolio 21.62. Return of the market 12.45 RM. SD of the market 15.42 sigma M. Risk-free rate of return 7.5%. You are required to calculate return from net selectivity. Return from net selectivity. तो आपको नेट सेलेक्टिविटी निकालना है, यानी CML निकालना है। तो पहले CML निकाल लें, पहले CML निकाल लें। तो CML का रिटर्न क्या आएगा? इक्वल टू 7.5 प्लस 12.45 माइनस 7.5, 7.5 प्लस 12.45 माइनस 7.5 into SD of the portfolio 21.62 by SD of the market 15.42, 21.62 by 15.42। प्लीज़ बताइए 21.62 by 15.42 क्या आ रहा है? रिटर्न एज पर CML क्या आ रहा है? पूरा रिस्क कंसिडर करते हुए, बिकॉज SD लेते हैं ना, ये SD लेते हैं इसलिए पूरा रिस्क आ गया। पूरा रिस्क कंसिडर करते हुए कितना रिटर्न कमाना चाहिए था? पूरा रिस्क कंसिडर करते हुए कितना रिटर्न कमाना चाहिए था? पूरा रिस्क कंसिडर करते हुए कितना रिटर्न कमाना चाहिए था? प्लीज़ कैलकुलेट एंड टेल मी। पूरा रिस्क कंसिडर करते हुए कितना रिटर्न कमाना चाहिए था? पूरा रिस्क कंसिडर करते हुए कितना रिटर्न कमाना चाहिए था? यस प्लीज़। पूरा रिस्क कंसिडर करते हुए कितना रिटर्न कमाना चाहिए था? 14.44%। तो 14.44% अर्न करना चाहिए था। 14.44% अर्न करना चाहिए था। और RP क्या है? ये अर्न कितना किया है? RP इज इक्वल टू 14.68। ये 14.68 अर्न किया है। तो रिटर्न फ्रॉम नेट सेलेक्टिविटी इज इक्वल टू 14.68 माइनस 14.44। गुड, कुछ तो कम से कम वैल्यू ऐड किया है। 14.68 माइनस 14.44, 0.24% आंसर, 0.24% आंसर। ओके, रिटर्न फ्रॉम नेट सेलेक्टिविटी। जो एक सम आज तक आया हुआ है, जो एक सम आज तक आया हुआ है एग्ज़ाम में, वो गलत सॉल्व किया हुआ है, वो गलत सॉल्व किया हुआ है। जो एक सम एग्ज़ाम में आया हुआ है 19 में, नवंबर 19 या किस में आया था, ठीक है, वो गलत सॉल्व किया हुआ है। नवंबर 19 में आया था, वो गलत सॉल्व किया हुआ है। तो आपको नॉलेज इससे लेना है, वो वाला सम रट के जा सकते हैं जो वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। वो रिव्यू क्लास में भी कराया हुआ है, मेन क्लास में भी कराया हुआ है। 0.24%। तो 0.24% इज़ द नेट सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो दिस वाज द नेट सेलेक्टिविटी वाला पार्ट। तो कितना चीज़ कर लिए अपने कर लिए। नंबर 1 पहला किए अपने एट्रीब्यूशन,
एट्रीब्यूशन, दूसरा किए अपने MWROR एंड TWROR, और तीसरा हम लोग किए नेट सेलेक्टिविटी, नेट सेलेक्टिविटी। अब आगे देखते हैं क्या है इस हैंडआउट में। ये तो वापस से ओके, ये वाला सम, ये सम में कोई नया नॉलेज नहीं है बट बहुत डिफ़िकल्ट सम है। नया नॉलेज नहीं है पर ये डिफ़िकल्ट सम है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर रहा हूँ जिससे कि पेपर में फिट हो सके। इट्स अ डिफ़िकल्ट सम, आई एम रिड्यूसिंग द साइज। या क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का अत्यंत डिफ़िकल्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का अत्यंत डिफ़िकल्ट सम। जल्दी जल्दी भाग के मैं बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आराम से रीड कीजिए, SSCI का टेलीग्राम चैनल, SSCI का यूट्यूब, यूलर्न ऐप, क्यू फोरम, ये सारे में आपका रहना ज़रूरी है। नॉट ओनली अभी जब CA कर रहे हैं, इवन बाद में भी, बिकॉज इतना सारा चीज़ अच्छा शेयर हो सकता है। कोई ट्रेडिंग के लिए, कोई करियर के लिए, ओके, कोई कोर्सेज के लिए, कि अल्टीमेटली यू विल मिस आउट इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद अस ऑन दीज थिंग्स। तो कल भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे ये हैंडआउट, आज सुबह भी शेयर किया था। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ क्लोज्ड एंडेड फंड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। तो 12 महीने का NAV दिया हुआ एक फ़ंड का, और उसका प्रीमियम और डिस्काउंट दिया हुआ है। आपको याद है ओपन एंडेड फंड और क्लोज्ड एंडेड फंड? एक बार याद कीजिए, ओपन एंडेड फंड और क्लोज्ड एंडेड फंड दोनों में से कौन सा फंड बाजार में लिस्टेड होता है? ओपन एंडेड फंड और क्लोज्ड एंडेड फंड, इन दोनों में से कौन सा फंड स्टॉक मार्केट में NSE में लिस्टेड होता है? ओपन एंडेड फंड और क्लोज्ड एंडेड फंड, इन दोनों फंड में से कौन सा फंड NSE BSE में लिस्टेड होता है? ओपन एंडेड फंड, क्लोज्ड एंडेड फंड, इन दोनों में से कौन सा फंड NSE BSE में लिस्टेड होता है? क्लोज्ड एंडेड। तो क्लोज्ड एंडेड का जो प्राइस है वो ज़्यादातर डिस्काउंट पे चलता है, NAV के ज़रा सा डिस्काउंट या कभी कभी प्रीमियम पे, डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई। तो जो लास्ट कॉलम दिया हुआ है वो ये बता रहा है कि NSE BSE में प्राइस क्या चल रहा है। ओके, NSE BSE में प्राइस क्या चल रहा है। जो ओपन एंडेड फंड है उसका तो प्राइस इज इक्वल टू NAV सब्जेक्ट टू लोड फैक्टर, पर जो क्लोज्ड एंडेड फंड है उसमें लोड फोड का बात नहीं है, उसमें लोड नहीं होता है। ओपन है फ्रंट एंडेड लोड, बैक एंडेड लोड नहीं होता है। उसका बाजार में प्राइस जो है यूजुअली डिस्काउंट पे चलता है या कभी कभी प्रीमियम पे। तो वो दिया हुआ है लास्ट कॉलम में। ये आपको समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? खासकर FSCM को इलेक्टिव कर रहा है तो उसको तो क्विंट एसेंशियल है ये समझना। ओके, ओपन एंडेड फंड, क्लोज्ड एंडेड फंड। अब नीचे बोला है रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स फॉर 12 मंथ्स इज 10.45%। RM 12 महीने का RM 10.45%। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मंथली रिटर्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मंथली रिटर्न का SD इज 16.25%। मंथली रिटर्न, अगर आपके पास हैंड आउट है उसे मंथली को सर्कल कर लीजिए, हैंड आउट नहीं है तो आप अलग से मार्क कर लीजिए मंथली रिटर्न हाईलाइट। ओके, मंथली SD है 16.25 and the coefficient of determination of the fund return with the market is 0.5. What is coefficient of determination? 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 Yes, please. What is it? What is coefficient of determination? What is the coefficient of determination? R square. Yes, it is SR by TR. It is R square. R square. तो R square 0.5 है तो R कितना आया? R square 0.5 है तो R कितना आ रहा है? 0.7 से ज़्यादा बताइए। R square 0.5 है तो स्क्वायर रूट लीजिए, बताइए R क्या आ रहा है? What is R? कोरिलेशन क्या आ रहा है? R square 0.5 है तो R क्या आ रहा है? SR by TR होता है। जतिन गलत कर रहे हो बहुत कुछ। R स्क्वायर 0.5 है तो R क्या आ रहा है? 0.5 का स्क्वायर रूट 0.5/2 करो रामा, कोई और ही दुनिया में हो।
ओके रामायण कर रहे हो लगता है 0.7071 0.7071 तो कोरिलेशन इज 0.7071 कोरिलेशन इज 0.7071 रिस्क फ्री रेट 6.85% RF 6.85%, ठीक है RF 6.85%, SD मंथली था, ठीक है। इफ एन इन्वेस्टर हैज बॉट 100 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एट द बिगिनिंग एंड सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, कैलकुलेट इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न निकालना है तो 100 यूनिट शुरू में खरीदा, लिख लो प्लीज 100 यूनिट्स खरीदा तो इनिशियल आउटफ्लो 100 इंटू 10, इनिशियल आउटफ्लो 100 इंटू 10, इनिशियल आउटफ्लो 100 इंटू 10 बिकॉज प्राइस 10 था, शुरू में कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं था। 100 इंटू 10 1000 रुपया इनिशियल आउटफ्लो, होप आप लिख रहे हैं 1000 रुपया इनिशियल आउटफ्लो। फिर सेलिंग प्राइस एट द एंड, सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 10.75 माइनस 1.05%, क्या आ रहा है? सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 10.75 माइनस 1.05%, सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 10.75 माइनस 1.05%, बताइए 10.75 माइनस 1.05%, 10.75 माइनस 1.05%, 10.75 माइनस 1.05% पे बेचा लास्ट में, व्हाट इज इट? 10.75 माइनस 1.05%, 10.64, तो 10.6 पे बेचा 10.64, तो 100 इंटू 10.64 उसके पास आया कितना? 100 इंटू 10.64 1064 आया, तो लगाया था 1000 आया 1064, तो उसका रिटर्न हो गया 64 बाय 1000 इंटू 100, 64 बाय 1000 इंटू 100। वो 100 यूनिट्स का पहले लगाया था 100 इंटू 10 1000 और लास्ट में 100 इंटू 10.64, ठीक है, उसके पास आया 1064। तो 64 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 64 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 1000 लगाया था 1064 आया, तो रिटर्न है 64 बाय 1000 इंटू 100, 6.4% अप्रॉक्स, 6.4% अप्रॉक्स, 6.4% अप्रॉक्स, ओके 6.4% इज द अप्रॉक्स रिटर्न, 6.4% इज द अप्रॉक्स रिटर्न, 6.4%। सेकेंड पार्ट, calculate the Sharpe ratio, Trenner ratio, Jensen alpha. Calculate the Sharpe ratio, Trenner ratio, Jensen alpha. तो जो शार्प है उसका फॉर्मूला है, शार्प का फॉर्मूला इज RP माइनस RF बाई सिग्मा M। ट्रेनर का फॉर्मूला इज RP माइनस RF बाई बीटा, सॉरी सिग्मा M क्यों कर दिया, RP माइनस RF बाई सिग्मा P। ट्रेनर का RP माइनस RF बाई बीटा P, और क्या निकालना है? जेनसन से अल्फा, अभी जो किए थे, जेनसन से अल्फा इज RP माइनस RSML। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए अपने को इतना सारा चीज़ चाहिए, देख लीजिए। जो SD है वो मार्केट का दिया, एक मिनट, SD मार्केट का दिया हुआ था मंथली, SD मंथली मार्केट का दिया हुआ था 16.25%, 16.25%, होप आप लिख रहे हैं 16.25%। अब अपने को RF भी दिया हुआ है, RF पर मंथली चाहिए, RF दिया हुआ है 6.85%, तो मंथली निकाल रहा हूँ 6.85 बाई 12, बताइए RF मंथली, सारा चीज़ मंथली कर रहा हूँ बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन मंथली दिया हुआ था। ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डिविएशन को एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर बहुत जन को आता नहीं होगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगता है इंटू √12, इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, सब चीज़ को मंथली में ला रहा हूँ। RF क्या है 6.85 बाई 12, रिटर्न को मंथली करने के लिए 12 का एडजस्टमेंट, बट SD को मंथली करने के लिए √12 का एडजस्टमेंट। तो मैनी पीपल में नॉट बी नोइंग दैट, इसलिए मैं मंथली SD को एनुअल नहीं कर रहा हूँ। 6.85 बाई 12 0.5708%, ठीक है 0.5708%,
अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए आर पी और बीटा पी। आर पी और बीटा पी, बीटा पी का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा पी का फॉर्मूला आर इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम। तो अपने पास आर तो है, आर इज़ 0.7071 इंटू सिग्मा पी नहीं है, और डिवाइड बाई सिग्मा एम है 16.25। यू मे कॉपी अलॉन्ग विथ मी, वरना आप बाद में बोलेंगे समझ में नहीं आया। बीटा का जो फॉर्मूला है आर इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम, तो आर तो पता है बिकॉज आर स्क्वायर पता था, उसका स्क्वायर रूट आर स्क्वायर 0.5 था, उसका स्क्वायर रूट 0.7071 इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम। ठीक है, और कोरिलेशन में कोई मंथली एनुअल नहीं होता है, कोरिलेशन होता है, चाहे डेली से निकालो, चाहे मंथली से निकालो, चाहे एनुअल से निकालो। कोरिलेशन में कोई मंथली डेली एनुअल नहीं होता है, कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो अब अपने को मंथली एसडी चाहिए, मंथली एसडी चाहिए, और उसके अलावा अपने को आरपी चाहिए। ये दोनों मिसिंग है, आरपी, ये दोनों मिसिंग है, ये दोनों मिसिंग है। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या? मैंने बिछा के लिख लिया क्या क्या चाहिए अपने को। सिग्मा एम था, आर एफ मैंने मंथली निकाला। क्यों मंथली निकाले? बिकॉज सिग्मा एम मंथली है। बीटा पी का फॉर्मूला लिखा, बीटा चाहिएगा ट्रेनर रेशियो में, उसमें कोरिलेशन यूज़ किया 0.7071 इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम, पर सिग्मा पी नहीं पता, और अब मेरे को आर पी भी नहीं पता। आई होप क्लियर है। तो सर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और सिग्मा पी चाहिए, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और सिग्मा पी चाहिए। तो उसके लिए अपने को ये जो डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया हुआ है, इस पर घोर मेहनत रिक्वायर्ड है। हर मंथ का रिटर्न निकालना पड़ेगा। जैसे NAV 10 से 10.25 हो गया, 10 से 10.25 हो गया, तो इट इज़ 2.5% रिटर्न। 10.25 से 11.75 हो गया, तो रिटर्न क्या है? तो हर महीने का रिटर्न निकालना पड़ेगा, हर महीने का रिटर्न निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मीन एसडी जैसे निकालते हैं, प्राइस दिया रहता है, तो मीन एसडी जहाँ से पोर्टफोलियो चैप्टर चालू होता है, इट इज़ मंथ, it is return minus mean the whole square, return minus mean the whole square। हर मंथ का रिटर्न निकालना पड़ेगा, मंथ 1 से 1 2 करते करते 12, हर मंथ का रिटर्न निकालना पड़ेगा। जैसे बता दीजिए 2-3 ठो, मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3 का रिटर्न क्या है? मंथ 1 का रिटर्न तो 2.5% है, 10 से 10.25। प्रीमियम या डिस्काउंट काम नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग फंड का रिटर्न निकाल रहे हैं, इन्वेस्टर का नहीं। इन्वेस्टर प्रीमियम या डिस्काउंट पे खरीदता है, ये फंड का रिटर्न निकाल रहे हैं। तो 10 से 10.25 इज 2.5। सेकेंड वाला क्या है? 1.5 बाई 10.25 इंटू 100। सेकेंड वाला इज़ 1.5 बाई 10.25 इंटू 100। सेकेंड वाला इज़ 1.5 बाई 10.25 इंटू 100। सेकेंड वाला रिटर्न इज 1.5 बाई 10.25 इंटू 100। 1.5 बाई 10.25 इंटू 100, 14.63%, is it? Somebody saying 14.63%? Yes. The first return was 2.5%. The second return is 14.63%. Third return is negative 11.75 से 9.25, यानी नेगेटिव 2.5 बाई 11.75 इंटू 100, नेगेटिव 2.5 बाई 11.75 इंटू 100, नेगेटिव 2.5 बाई 11.75 इंटू 100, ओके, नेगेटिव 2.5 बाई 11.75 इंटू 100, व्हाट इज इट? नेगेटिव 2.5 बाई 11.75 इंटू 100, 21.28% नेगेटिव, 21.28% नेगेटिव, एंड सो ऑन। तो ये रिटर्न्स निकालना है सारा। वी आर चेकिंग द सॉल्यूशन बिकॉज दिस इज चैलेंजेस सीरीज गोइंग ऑन। तो ये रिटर्न निकला, देखिए राइट है 2.5, 14.63 माइनस 21.27, टोटल आया 12.55। तो 12.55 डिवाइडेड बाई 12, 12.55 बाई 12, 1.046% आया, 1.046% आया, 1.046% आया। और उसके बाद जाके x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल 1005.92 आया है। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल 1005.92 आया है। यहाँ पे डिवाइड बाई 11 हुआ है, डिवाइड बाई 12 होगा फॉर द पर्पज ऑफ CA एग्जामिनेशन। CA एग्जामिनेशन में हम लोग n से डिवाइड करते हैं, बाकी हर जगह सैम्पल डेटा में n-1 से डिवाइड होता है। तो प्लीज़ नया बुद्धि नहीं, ये 12 से डिवाइड हुआ, करेक्शन कर लो। 1005.92 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर रूट बताना।
1005.92 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर रूट बताना है। SD रॉन्ग है, आप समझो रॉन्ग है। 1005.92 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर रूट, व्हाट इज इट? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? 1005.92 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर रूट, समबडी प्लीज। 1005.92 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? 1005.92 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर रूट 9.16%। 9.16%। देवांश कोई अपने कोई सैम्पल साइज n-1 ये सब नहीं लगाते, CA में एक्सेप्टेबल नहीं है, CA में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप CFA कर रहे हैं, आपको पता है स्टैट से, तो वो सब मत कीजिएगा। तो 9.16%, 9.16% इज SD। काट कूट के जीरो दे देगा, काट कूट के जीरो दे देगा, ठीक है। 9.16% SD है, 9.16% SD है। तो अपना SD 9.16 आया और अपना RP 1.046 आया। तो ये आया 1.046 और ये आया 9.16%। 1.046 और 9.16%। तो बीटा क्या आ रहा है बताइए? बीटा 0.7071 इंटू 9.16 बाई 16.25। 0.7071 इंटू 9.16 बाई 16.25, व्हाट इज द बीटा? 0.7071 इंटू 9.16 बाई 16.25, व्हाट इज द बीटा? 0.7071 into 9.16 by 16.25, what is the beta? 0.7071 into 9.16 by 16.25, yes, what is the beta? What is the beta? Beta is 0.4. Beta is 0.4. बीटा इज 0.4। अब सब कुछ आ गया है, मैं पुट करने में नहीं जा रहा हूँ, सब कुछ आ चुका है अपने पास। RP है मंथली, RF है मंथली, सिग्मा P है, RP है, RF है, बीटा P है, इसका भी है। तो सब कुछ निकल जाएगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई पुटिंग एंड शोइंग इट टू यू। ये सब कुछ निकल जाएगा बिकॉज आपको सारा का सारा इनपुट्स पता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, how much of the funds return is due to inadequate diversification? तो return due to inadequate diversification का अभी फॉर्मूला क्या था? How much of the funds return is due to inadequate diversification? Return due to inadequate diversification का फॉर्मूला क्या था? Return due to inadequate diversification का फॉर्मूला क्या था? जतिन डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोल रहे हैं R² SR/TR होता है। यस होता है, उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे वो काम नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे वो काम नहीं आया। मैंने पूछा थर्ड क्वेश्चन, रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? करेक्ट बोला गणेशन ने, CML माइनस SML। अविनाश अपने साथ नहीं है, बोल रहा RP कहाँ निकला? अविनाश अपने साथ नहीं है, बोल रहा RP कहाँ निकला? सो रहा है वो, लग रहा है अविनाश। RP यहाँ निकला था, टोटल 12.55 बाई 12, 1.046%। ये RP निकला था 1.046%। यहाँ मैंने लिखा था शीट पे आके 1.046%। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर। अब अविनाश ये वाला पार्ट नहीं समझेगा बिकॉज वो पीछे रह गया है। रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन इज CML माइनस SML। CML माइनस SML इज द रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन। तो अब ये सम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में 3 तरह का एफिशिएंसी था, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो मार्केट होता ही नहीं है, तो इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। वीक फॉर्म का जो टेस्ट है, वीक फॉर्म का टेस्ट क्लास में कौन सा किए थे? रंस टेस्ट, और उसके बाद चैलेंजर सीरीज क्लास नंबर 6 में किए थे ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, जो कि एग्जाम में आ गया। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, ये ऑटो कोरिलेशन टेस्ट रिव्यू क्लास पे भी करवाया था। तो अगर कोई मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके बाद उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, तो ये 2 टेस्ट होता है वीक फॉर्म का। वीक फॉर्म का 2 टेस्ट होता है, रंस टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का 2 टेस्ट होता है। आज बताऊं, पहली बार ये बताता था मैं करीब 10 साल पहले, 2010 तक
आई यूज टू टीच दिस इन SFM, फिर मैंने बताना बंद कर दिया। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का जो टेस्ट होता है वो है, एक है रेसिडुअल एनालिसिस और दूसरा है इवेंट स्टडीज़। सर ये सिलेबस में है क्या? किसी को नहीं पता क्या सिलेबस में है, तो ये बात तो पूछना मत। रेसिडुअल एनालिसिस, इवेंट स्टडीज़, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप आराम से मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए और प्रैक्टिस मत कीजिएगा, केवल वो सुना हुआ देख के चले जाइएगा एग्जाम में, और या फिर आप सुन लीजिए एट द सेम टाइम इस हैंड आउट में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक रेसिडुअल का एक इवेंट स्टडीज़ का, वो सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आने वाला है, मैं तो अपना रेंज बढ़ा रहा हूँ कि और क्या क्या आ सकता है अगर ये लोग ये वाला दे दी ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। रेसिडुअल एनालिसिस और इवेंट स्टडीज़ बताऊँ या नहीं बताऊँ? रेसिडुअल एनालिसिस, इवेंट स्टडीज़, रेसिडुअल एनालिसिस और इवेंट स्टडीज़, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी को चेक करने का टेस्ट, रेसिडुअल एनालिसिस और इवेंट स्टडीज़, रेसिडुअल एनालिसिस और इवेंट स्टडीज़। ओके, रेसिडुअल एनालिसिस, इसको समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन बताइए। कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन आप लोग बताइए। कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन बताना प्लीज़। कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन, अगर सिंबल लिखने में डिफ़िकल्टी है तो ऑडियो डाल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन ऑडियो में बोल सकते हो। सिंबल लिखने में डिफ़िकल्टी है तो ऑडियो में बोल सकते हो। मैं ऑडियो को चालू कर दूंगा यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन। ओके, रामा ने बताया है y hat इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू RM। ओके, या बीटा x लिख दे क्या? x माने मार्केट। y hat इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन होता है। जो y है वो स्टॉक का एक्चुअल रिटर्न, होप आप कॉपी कर रहे हैं। y है स्टॉक का एक्चुअल रिटर्न। एरर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? एरर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? एरर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा प्लीज़ बताइए? एरर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा प्लीज़ बताइए? एरर टर्म याद होगा ना, जो एरर टर्म बनाते थे, एक्स एक्सिस पे मार्केट, वाई एक्सिस पे स्टॉक, स्कैटर डायग्राम बना, ऑल द पॉइंट्स डू नॉट फॉल ऑन द बेस्ट फिट लाइन। एरर टर्म का फॉर्मूला दिव्या ने एकदम गलत लिखा है। एरर टर्म का फॉर्मूला दिव्या ने एकदम गलत लिखा है, जो एकदम जोर से गलत होता है। उसने अनसिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला लिखा है, जो कि होता है वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। एरर टर्म का फॉर्मूला TR माइनस SR नहीं है। निशित ने भी गलत लिखा है। एरर टर्म का फॉर्मूला है, एरर टर्म का फॉर्मूला है y माइनस वाई हैट। y माइनस वाई हैट, इसका जो वेरिएंस है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। एरर टर्म होता है y माइनस वाई हैट। ये जो एरर टर्म है, ये सारा ये एरर टर्म है। ये एरर टर्म कॉपी में देखेंगे, कंसेप्चुअली कराया हुआ है। ओके, एरर टर्म पूछ रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर एरर टर्म नहीं पूछ रहा हूँ। एरर टर्म y माइनस वाई हैट। एरर टर्म का मतलब होता है एबनॉर्मल रिटर्न। होप कॉपी कर रहे हैं आप। एबनॉर्मल रिटर्न, तो अगर मार्केट एफिशिएंट है तो एबनॉर्मल रिटर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मार्केट एफिशिएंट है तो एबनॉर्मल रिटर्न शुड बी देयर और शुड नॉट बी देयर। AV पारेख, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल नहीं होगा, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होगा। y माइनस वाई हैट, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। एरर टर्म इज एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। तो मैंने बोला अगर मार्केट एफिशिएंट है तो एबनॉर्मल रिटर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मार्केट एफिशिएंट है तो एबनॉर्मल रिटर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ओके, पर एक एक पीरियड में तो हो सकता है। ऑन एन एवरेज एरर टर्म जीरो होना चाहिए। इफ मार्केट इज एफिशिएंट, if market is efficient, summation error term should be zero. If market is efficient, summation error term should be zero.
समेशन एरर टर्म शुड बी ज़ीरो। रेसिडुअल एनालिसिस में यही चेक करना है क्या सम टोटल ऑफ एरर टर्म ज़ीरो है। रेसिडुअल में रेसिड्यू का मतलब है एरर टर्म, रेसिड्यू का मतलब है एरर टर्म, रेसिड्यू का मतलब है एरर टर्म। तो क्या सम टोटल ऑफ द एरर टर्म ज़ीरो है? अगर ज़ीरो है तो मार्केट एफिशिएंट है, अगर ज़ीरो नहीं है तो मार्केट एफिशिएंट नहीं है। ओके, सम टोटल ऑफ द एरर टर्म ज़ीरो है क्या? टेबल क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम पीरियड लिखिए, बनाइए पीरियड, सेकेंड कॉलम आर एम ब्रैकेट एक्स, थर्ड कॉलम वाई हैट, फोर्थ कॉलम वाई, फिफ्थ कॉलम एरर टर्म। ये कॉलम बनेगा। ओके, ये कॉलम बनेगा और इसका टोटल ज़ीरो आना चाहिए। इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। जैसे कन्वेक्सिटी एग्जाम में आ गया ना, एक सम कराया हुआ था कन्वेक्सिटी का क्लास में, और कन्वेक्सिटी एग्जाम में आ गया। आजकल क्या चीज़ एग्जाम में नहीं आ रहा है? एक सम कराया हुआ था कन्वेक्सिटी का, वो एग्जाम में आ गया। ऑटो कोरिलेशन रिव्यू क्लास में लिया था और चैलेंजेस सीरीज में लिया था, वो आ गया। तो बेवकूफ़ी है कुछ भी छोड़ना। कोई बोलते हैं सर क्यू फोरम में जो एक टेस्ट छूट गया वापस से कर दीजिए। एक बार टेस्ट को करवाने का, लोड करने का एक एक्सपेंडिचर लगता है। इट्स ऑल हैपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ना, यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अगर क्यू फोरम में टेस्ट, सेकेंड वाला टेस्ट कल तक खुला हुआ है, कल 12 बजे तक, तो आपको दे देना चाहिए। समेशन एरर टर्म इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर है? चलिए अब सम देखते हैं, रेसिडुअल का सम देखते हैं। तो रेसिडुअल का सम देख रहे हैं, ये वाला सब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्लास में कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, आरटीपी में दिया हुआ है, ये क्लास में कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्लास में कराया हुआ है। एसेट बीटा, इक्विटी बीटा का सम है। तो अपने यहाँ रिविजन नहीं करें ना, चैलेंजेस सीरीज कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी चैलेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एम्बिगुअस सम है, सिक्योरिटी एनालिसिस का सम है। क्वेश्चन नंबर 6 एम्बिगुअस सम है, सिक्योरिटी एनालिसिस का, क्लास पे कराया हुआ है। मेरे को ये भी आने का स्कोप लग रहा है, ये क्लास पे कराया हुआ है। वहाँ पे ऐसे कॉलम वाइज दिया था, ABCD यहाँ रहता है, ऐसे कराया हुआ है क्लास में। यहाँ क्या कॉलम और रो को कन्वर्ट कर दिए। ओके, एम्बिगुअस सम क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्लास पे कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी क्लास पे कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 इक्विटी वैल्यूएशन का बच्चा वाला सम, ये भी क्लास पे कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 या ये रेसिडुअल का सम है। क्वेश्चन नंबर 8 रेसिडुअल का सम है। देखिए सम थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ एक बार, जिससे पढ़ पाए, जिसके पास हैंड आउट नहीं है। Mr. Sumit Gulati is a young analyst who is encouraged by the performance of Dr. Reddy's laboratory in the market in the year, for the year ended 2002. On close examination, he finds that the announcement regarding sale of molecule by Dr. Reddy's to Novartis took place on May 31st, 2001. तो May 31st को मेजर न्यूज़ अनाउंसमेंट हुआ, डॉक्टर रेड्डीज ने नोवार्टिस को कोई मॉलिक्यूल बेचा, एंड देयर वाज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द स्क्रिप, and the company received $55 million as milestone payment. Company received $55 million as milestone payment. The company would further receive royalties from sale if and when the product comes to market. तो स्टोरी भूमिका बांध रहा है, भूमिका बांध रहा है। आगे क्या बोला है? To check the market efficiency in semi-strong form, Mr. Gulati collected the following information. जैन से लेके अक्टूबर तक क्लोजिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेंसेक्स। घोर मेहनत का समय, बिकॉज प्राइस दिया, रिटर्न्स नहीं दिया, प्राइस दिया, रिटर्न्स नहीं दिया है। फर्दर यूजिंग द डेटा फॉर पास्ट 3 years, 3 साल का डेटा लेके कैरेक्टरिस्टिक लाइन निकाला है। ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, वाई हैट इक्वल टू A + BX। ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है जिससे वाई हैट निकलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है जिससे वाई हैट निकलेगा, वाई हैट। ओके, बट सबसे मेन क्या मेहनत है, इससे अपने को एक्स और वाई निकालना पड़ेगा रिटर्न। ये निकालने में हालत ख़राब होगा, करीब 8-8 महीने का निकालना है। 16 ठो रिटर्न निकालने में ही तो डूब जाएंगे। ठीक है, 16 ठो रिटर्न। ये यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द रेसिडुअल एनालिसिस टू टेस्ट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी।
तो देखिए जैसे मैंने बोला वैसे ही किया हुआ सॉल्यूशन। जैन का रिटर्न नहीं निकल पाया, फेब से लेके अक्टूबर। अब ये है एक्चुअल रिटर्न ऑन डॉक्टर रेड्डी स्टॉक, ये वाई। रिटर्न ऑन सेंसेक्स क्या एक्स है। उसके बाद इक्वेशन से वाई हैट निकाला और फिर वाई माइनस वाई हैट निकाला, 2 - 4। ये सेम चीज़ की है। कॉलम जो मैंने ऐसे बनाया था वो कॉलम ऐसे बना दिया है। उसने कॉलम कैसे बनाया है, उसने ये वाला कॉलम बना दिया है वाई का, उसने कॉलम बनाया ये वाला वाई का, ये वाला एक्स का, ये वाला वाई हैट का और ये एरर टर्म का। तो वाई हो गया स्टॉक का रिटर्न, एक्स हो गया मार्केट का रिटर्न। इसमें घोर मेहनत है, मेहनत एफर्ट। उसके बाद मस्ती है। फिर तो अपने पुट कर दिए कैरेक्टरिस्टिक लाइन में CL में और वाई हैट निकाल लिए। फिर वाई माइनस वाई हैट एरर टर्म आ गया, वाई माइनस वाई हैट। यानी जानने वाइज एकदम इजी, एग्जीक्यूशन वाइज डिफिकल्ट है, करने में हालत ख़राब होगा, पर जान लिए तो ही काफ़ी है ना। बिकॉज 99% लोग या 99.9% लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग तो देख के ही नहीं जाएंगे, लोग को पता ही नहीं होगा। और अगर आ गया तो आप तो 0.1% में से है, आपको कुछ तो आता होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समय वेस्ट करके प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, केवल ध्यान में रख के आगे चल जाना चाहिए। तो समेशन एरर टर्म -22.81 आया है, 0 आना चाहिए था। क्या लिखा है, From the above computation, we observed that the sum of the abnormal return is not close to 0. Therefore, we conclude that the market is not efficient in semi-strong form. तो सम बहुत आसान है, सॉल्व करना डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम लगेगा रिटर्न निकालने में, ठीक है। इस बार भी तो नवंबर माने जो फेब में एग्जाम हुआ, फेब में जो एग्जाम हुआ उस पर एक पोर्टफोलियो का जो सम आया था, उस पर स्टॉक का और मार्केट का पूरा रिटर्न निकालना था, फिर जाके कैलकुलेशन करना था। तो एग्जाम में भी आ रहा है मेहनत वाला सम। ये जो पेपर था जनवरी फरवरी में जो हुआ उसमें एक सब आया था ना पोर्टफोलियो का, जो जबरदस्त, वो सम इजी था पर उसमें पूरा रिटर्न्स निकालना था। तो जब एग्जाम में भी आ रहा है तो रिटर्न्स निकालने का प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना। दिस इज रेसिडुअल एनालिसिस, आर यू ओके विथ इट और डू यू वांट टू आस्क समथिंग? रेसिडुअल एनालिसिस, आर यू ओके विथ इट और डू यू वांट टू आस्क समथिंग? रेसिडुअल एनालिसिस, ये सब बताने से क्या है, कोई और राइट लेफ्ट जो टीचर्स बाज़ार में खड़े ना SFM पढ़ा रहे हैं 10,000, 6,000, 8,000, 12,000 में, ठीक है, वो सारे टीचर्स को भी हेल्प मिलता है कि वो लोग भी अपने स्टूडेंट को कम से कम ये सब करा सकते हैं, सो दैट ऑन द होल फ़ायदा हो जाए। तो मेरा रिव्यू क्लास उन टीचर्स के लिए भी होता है, सुपर 100 भी उन टीचर्स के लिए, सो दैट वो लोग ये सीख के करा सके। बिकॉज कम से कम स्टूडेंट को सब कुछ दें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रेसिडुअल एनालिसिस हो गया। चलिए नेक्स्ट, इवेंट स्टडीज। इवेंट स्टडीज, इवेंट स्टडीज जो है उसमें गुड न्यूज़ भी है बैड न्यूज़ भी है। दो ठो गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़, bad news. Good news is that same as residual analysis, same as residual analysis, ये good news है। Second good news है, return will be given, निकालना नहीं पड़ेगा, रिटर्न विल बी गिवन। जो मेहनत हो रहा था ना रिटर्न निकालने में प्राइस से, वो निकालना नहीं पड़ेगा। सेम एज रेसिडुअल, रिटर्न विल बी गिवन। अब बैड न्यूज़ क्या है, 3 स्टॉक्स, 3 स्टॉक का दिया रहेगा, 3 स्टॉक का दिया रहेगा। ओके, 3 स्टॉक का दिया रहेगा, एक के बदले 3 स्टॉक, बट कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है। अब सुनिएगा प्लीज़, सपोज है स्टॉक ए, स्टॉक बी और स्टॉक सी, प्लीज़ पे अटेंशन। एक पर्टिकुलर पीरियड है जहाँ पे इवेंट हुआ था, एक मेजर इवेंट हुआ था, उसको बोल रहे 0th पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे इवेंट हुआ। आपको कॉपी करना चाहिए। उसके 1 महीना पहले का रिटर्न, उसके 2 महीना पहले का रिटर्न, उसके 3 महीने पहले का रिटर्न देगा अपने को। उसके 1 महीने बाद का रिटर्न, उसके 2 महीने बाद का रिटर्न, उसके 3 महीने बाद का रिटर्न देगा। कॉपी करना चाहिए आपको। ये पीरियड या मंथ है, पीरियड।
इवेंट यहाँ हुआ, जब इवेंट हुआ उसके 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा था क्या, और उसका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद का रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न, ये सारा रिटर्न्स दिया हुआ है, रिटर्न्स, थैंक्स, रिटर्न्स दिया हुआ है। तो यानी रिटर्न्स माने क्या हो गया, वाई या वाई हैट, रिटर्न्स माने क्या, वाई या वाई हैट, जो रिटर्न्स दिया हुआ है वो वाई हुआ कि वाई हैट हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, जो रिटर्न्स दिया हुआ वाई हुआ कि वाई हैट हुआ, जो रिटर्न्स दिया हुआ है स्टॉक ए का, स्टॉक बी का, स्टॉक सी का, वो वाई हुआ कि वाई हैट हुआ? यस प्लीज, जो रिटर्न्स दिया हुआ है वो वाई हुआ कि वाई हैट हुआ? जो रिटर्न्स दिया हुआ है सब में तीनों स्टॉक का, वो वाई हुआ कि वाई हैट हुआ? करेक्ट, वेरी गुड, वाई हुआ, दैट इज वाई, वाई है। पिछले वाले सब में रिटर्न नहीं दिया था, प्राइस दिया हुआ था, मेहनत से रिटर्न निकालना पड़ा था, तो वाई दिया हुआ है। अब तीनों का कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया हुआ है, ए का कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया हुआ है, बी का कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया हुआ है, और सी का कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया हुआ है। भूल गया, यहाँ पे मार्केट का रिटर्न भी दिया, और एक कॉलम मार्केट का रिटर्न, ए बी सी और मार्केट, ए बी सी और मार्केट, मार्केट का भी रिटर्न दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। मार्केट का रिटर्न तो ऑब्वियसली एक्स है। तो ए बी सी का कैरेक्टरिस्टिक लाइन से क्या निकलेगा, वाई की वाई हैट? ए बी सी का कैरेक्टरिस्टिक लाइन से क्या निकलेगा, वाई की वाई हैट? ए और बी और सी का कैरेक्टरिस्टिक लाइन से वाई या वाई हैट? जाहिर है वाई हैट। वाई हैट निकलेगा ए बी सी का। अब आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे स्टॉक ए, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, स्टॉक ए, ये स्टेप 1 हो गया, स्टॉक ए, और उसमें पीरियड होगा, पीरियड कॉपी कर लीजिए प्लीज़, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, पीरियड, फिर एक्स, फिर वाई, फिर वाई हैट, फिर एरेटम, स्टॉक ए का, फिर स्टॉक बी का सेम, फिर स्टॉक सी का सेम। होप आप कॉपी कर रहे हैं। स्टॉक ए का पीरियड एक्स वाई, वाई हैट, एरेटम, फिर स्टॉक बी का भी सेम 4 कॉलम, स्टॉक सी का भी सेम 4 कॉलम। कौन सा पीरियड है अपना, पीरियड क्या है, पीरियड वही है जो था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये पीरियड है। ओके, अब ये जो आया फर्स्ट वाला, ये जो आया, और स्टॉक बी का भी फर्स्ट वाला आया, और स्टॉक सी का भी फर्स्ट वाला आया, फर्स्ट वाला, ठीक है। अपने क्या करेंगे, अब लास्ट डे बना रहे हैं, ओवरऑल पीरियड, एवरेज एरर टर्म, एवरेज एरर टर्म, पीरियड -3, उसमें E प्लस ई डिवाइडेड बाई 3, -2 में E प्लस ई डिवाइडेड बाई 3, -1 में E प्लस ई डिवाइडेड बाई 3, 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, यहाँ टोटल आएगा ये 0 आना चाहिए। अगर मार्केट एफिशिएंट है तो टोटल 0 आना चाहिए। होप आप ये कॉपी कर लिए। ओवरऑल तीनों स्टॉक का पहले एरर टर्म निकाल लेंगे, तीनों स्टॉक का एरर टर्म निकालने के बाद एवरेज एरर टर्म निकालेंगे। यानी पूरा इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि पूरे इंडस्ट्री में अगर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था तो क्या एवरेज में एबनॉर्मल रिटर्न 0 है क्या। जैसे अभी मार्च में खड़े, अभी तो अप्रैल में रिजल्ट सीजन आने वाला है, मार्च पे खड़े, अप्रैल में रिजल्ट सीजन आने वाला है। सबसे पहला रिजल्ट इन्फोसिस का आता है, तो इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया वो पीरियड 0 हो गया। उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इन्फोसिस का रिटर्न, टीसीएस का रिटर्न और से विप्रो का रिटर्न, उसका ये किया जा सकता है चेक करने के लिए कि क्या जो लोग रिजल्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग करते थे, जैसे हम लोग करते हैं डेरपो में, मैं रिजल्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि रिजल्ट के टाइम पे उसके पहले बाद में कॉल पुट का कैसे सौदा मारेंगे, तो क्या उससे कमाई हो सकता है क्या। मेरे एनालिसिस से तो हो सकता है, तो सम ऑफ दी एरर टर्म 0 नहीं आता है, ठीक है। तो इवेंट स्टडीज़ देख के वो चेक हुआ है, ठीक है। तो ये सब काम आता है ट्रेडिंग में भी एक्चुअली,
आपने कॉपी कर लिया, होप कॉपी कर लिया। क्या करना है मेहनत, स्टॉक ए का ऐसा एरर टर्म निकालना है, स्टॉक बी का एरर टर्म, स्टॉक सी का एरर टर्म, फिर ओवरऑल टेबल बनाना है, उसमें पीरियड और एवरेज एरर टर्म, और एवरेज एरर टर्म का टोटल 0 होना चाहिए। अब नाम कई सारा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये लोग इसको बोलते हैं एबनॉर्मल रिटर्न, एरर टर्म को बोलते हैं एबनॉर्मल रिटर्न, AR, ठीक है। और ये जो आया ये हो गया एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न, ये हो गया AAR, और ये जो टोटल आया इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न। तो क्या बोलते हैं याद थोड़ी रहेगा, क्या बोलते हैं याद तो रहेगा नहीं, क्या फ़ायदा ये सब नौटंकी करके। अपने कौन सा इसका 50 सम करने वाले हैं, आपने देख गया समझ गया। आप क्या समझे सर, बेसिकली आज क्या पढ़ाए कि रेसिडुअल और इवेंट स्टडीज़ में वो एरर टर्म का टोटल 0 आना चाहिए। रेसिडुअल और इवेंट स्टडीज़ में एरर टर्म का टोटल 0 आना चाहिए। एक बार दिखा रहा हूँ सम आपको, ऑल्दो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि इस पर टाइम वेस्ट करना, सम नहीं करना चाहिए, नॉलेज लेके जाना चाहिए। ये रहा, ड्यूरिंग द ईयर 2002-2003, क्वेश्चन नंबर 9, 3 companies, Star, Kanishk and Indian Auto, have announced higher dividend. A financial analyst working in a brokerage firm wanted to test the consistency of the semi-strong form of market efficiency. He estimated the characteristic line for the period of 4 years as given below. ये दिया हुआ है कैरेक्टर लाइन तीनों स्टॉक का, स्टार, कनिष्क और उसका। उसके बाद जाके पीरियड दिया हुआ, रिटर्न दिया हुआ। देखिए जैसे मैंने बोला था वैसा ही डेटा है, जैसे मैंने बोला था सेम डेटा है ना, पूरा सेम डेटा। पहले बोलिए हाँ या ना, तीनों का कैरेक्टर लाइन और डेटा दिया हुआ रिटर्न्स का। तो बीच वाला पीरियड दिसंबर 31, 2002 है, बीच वाला पीरियड दिसंबर 31, 2002 है। बोला है यूजिंग इवेंट स्टडीज अप्रोच यू आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट। तो सॉल्यूशन में बीच वाले पीरियड को 0 लिया है, इसको -1, -2, -3 लिखना चाहिए था, लोग 1, 2, 3 लिखा है, गलत तरीका लिखने का। ओके, बीच वाला 0 है, फिर -1, -2, -3 है, लोग गलत लिखा है। एक्चुअल रिटर्न वगैरह एबनॉर्मल रिटर्न निकाल दिया एरर टर्म, इसका भी एबनॉर्मल रिटर्न, इसका भी एबनॉर्मल रिटर्न, और उसके बाद जाके एवरेज यहाँ पे मेहनत से निकाल रहा है। अरे चोमू वहीं निकाल देता, और टेबल नहीं बनाया इसका। जो लास्ट वाला टेबल बनाने बोला था उसको फैला के लिखा है। देखो E+E+E डिवाइड बाई 3, ये E+E+E डिवाइड बाई 3 चोमू ऐसे किया है। करना कैसे चाहिए था, टेबल बना के, ओवरऑल का टेबल ड्रॉ करके 2 कॉलम बना के उसने ऐसे किया है। तो टोटल क्या आया, लास्ट पे जो टोटल आया वो आया 2.563%, नॉट क्लोज टू 0। वी कंक्लूड दैट मार्केट इज नॉट एफिशिएंट इन द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इसीलिए तो रिजल्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग होता है। ओके, रिजल्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग में हम लोग सिखाते हैं कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS पे कैसा सौदा मारेंगे पहले और बाद में, ठीक है। ओके, 2 सम्स लास्ट में टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का है, जिसमें मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में कुछ कैल्सी का स्ट्रोक्स दिया हुआ है, साइंटिफिक कैल्सी का, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, आप लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत पूछिएगा ये क्या किया हुआ है, ओके। जहाँ से कॉपी किए सब वहाँ पे कैल्सी का स्ट्रोक्स दिया हुआ था, साइंटिफिक कैल्सी का, ठीक है। तो इसलिए आ गया, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज़ 11:49, 12 o'clock से मेरा अर्नस्ट एंड यंग के साथ देयर इज़ अ वेबिनार ऑन डेट ट्रेडिंग इन द इंडियन मार्केट्स बाय रिटेल पीपल, कि अपने जो ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी पढ़े हैं वो सारा का सारा रिटेल पीपल अब यूज़ कर सकते हैं। RBI ने इस बजट में लाया था वो नॉर्म्स। तो आई हैव टू टेक योर लीव बिकॉज वी हैव टू अरेंज द सेटअप फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाय बाय, सी यू अगेन। परहैप्स एक बार और मिलूंगा आपसे, जिसमें क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था नवंबर का फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, वैसे ही जोर से डिमांड हुआ, सर इतना गड़बड़ पेपर आ रहा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मैंने भर के क्लासेस शेयर कर दिया, चैलेंजर सीरीज़ का, सुपर 100 का, रिव्यू का, न्यू टाइप्स ऑफ सम्स का। जब देखा इतना हो गया तब लोग बोल रहे हैं अब इतना करे कैसे, इतना करे कैसे का केवल एक ही जवाब है। क्या तरीके से जवाब है, आप लिख के नहीं करें, सोच के करें। अगर आप केवल सोच के करते हैं तो इन दैट केस आप कर पाएंगे, आप लिख के करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गो, यू कांट बेस योर सेल्फ ऑन प्रैक्टिस। वो जमाना गया जहाँ एक ही टाइप का सम 25 बार कर लेंगे और एग्जाम में आ जाएगा 26वें बार, वो सब गया, ठीक है। एक ही टाइप का सम एक बार ही किया हुआ है या केवल कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। वैरायटी बढ़ाना पड़ेगा, ब्रेड्थ, डेप्थ कम करना पड़ेगा, ब्रेड्थ ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए वापस मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।